तो आज तीसरा लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमारे पास में दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। एक पहला पार्ट हमारा कौन सा था बेटा? पहले पार्ट के अंदर हमने क्या कंप्लीट किया था? कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट कर लिया था। और दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास में सॉल्यूशन कितने प्रकार के थे, हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया था। सबको एकदम क्लियर हो गया था कि नहीं? आज बहुत मस्त टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको थोड़ा बहुत फिर से मैं याद दिला देता हूं, 2 मिनट के अंदर मैं रिकैप कराता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स बोला था तो मैंने क्या 10 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? क्या 10 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे? 11 पढ़े थे, लेकिन 10 मान के चलते हैं, है ना। 10 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा मैंने। 10 कंसंट्रेशन टर्म्स को मैंने पूरी तरीके से सीखा, ठीक। उसके कैसे हो सकते हैं? मैंने बोला परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, और क्या हो सकता था बेटा? स्ट्रेंथ हो सकता था, नॉर्मेलिटी हो सकता था, सब कुछ एक साथ सीख लिया था मैंने एक डाटा लेकर के सारे निकाल सकते थे ना। मैंने परसेंटेज W/W लेकर के मैंने मोलैरिटी भी निकालना सीखा था, मोलालिटी भी निकालना सीखा था, नॉर्मेलिटी भी निकालना सीखा था, मोल फ्रैक्शन भी निकालना सीखा था, और पीपीएम पीपीबी भी निकाल सकते थे कि नहीं? ठीक, मैंने ये बात आपको सीख लिया था। उसके बाद में हमने आपसे क्या बोला था? हमने कहा था सॉल्यूशन हमारे पास कितने प्रकार के हो सकते हैं। बेसिकली मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं मिक्सचर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सॉल्यूशन जब बोला तो हमने कहा था कि गैस को लिक्विड के अंदर मिला दीजिए, एक तरीके का सॉल्यूशन बन जाएगा। सर लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिला दीजिए, एक तरीके का सॉल्यूशन बन जाएगा। सर एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिला दीजिए, एक तरीके का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सर गैस और गैस के अंदर भी मिला दीजिए तो वो भी एक तरीके का सॉल्यूशन होता है, लेकिन वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयर। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में मिक्स होकर के एयर बनना है, क्या एयर भी एक तरीके का सॉल्यूशन है कि नहीं है ना? वो भी एक तरीके का प्योर सॉल्यूशन है कि नहीं? क्योंकि दोनों का फेज कैसा होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? बात बराबर समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमारे पास में एक चीज हुई थी, मैंने कहा था सबसे पहला गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, याद है? गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड के लिए हमें टर्म कौन सा पढ़ना पड़ा था? सॉल्बिलिटी। कौन सा टर्म पढ़ा था? सॉल्बिलिटी। बात बराबर है कि नहीं? और सॉल्बिलिटी के साथ में मुझे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था? हेनरी। क्या नाम था बेटा? हेनरी। यही बात था कि नहीं था? तो सॉल्बिलिटी उसके साथ में हेनरी। क्या ये बात बराबर? फिर उसके बाद में दूसरा टर्म मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा क्या? हमने कहा लिक्विड के अंदर लिक्विड, तो हमने कहा था वहां पे एक टर्म पढ़ना पड़ता है, क्या? वेपर प्रेशर। क्या मैंने वेपर प्रेशर सीखा था? क्या मैंने बॉइलिंग पॉइंट सीखा था? वेपर प्रेशर सीख लिया, बॉइलिंग पॉइंट सीख लिया। बात बराबर है कि नहीं बराबर? हमने कहा था कि वहां पे ये होता है कि कितना कोई किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी लिक्विड का कितना प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो मैं टोटल सॉल्यूशन का अगर निकालूं तो PS = P0 है, x से प्लस में P0 भी x भी। निकला था कि नहीं निकला था? मैंने कहा था ये तो तब फॉलो होगा जब सॉल्यूशन कैसा, आइडियल और नॉन आइडियल। और हमने कहा था कि अगर उसमें से कोई लिक्विड वेपराइज होकर के वेपर फेज में पहुंच चुका है, कुछ लिक्विड वेपराइज होकर के कहां पहुंच चुका है? वेपर फेज में, तो हम ये बात भी बोल सकते हैं कि वहां जो वेपर में पहुंचा तो वहां पे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकाल सकते हैं कि नहीं? तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को YA के टर्म में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो YA = क्या? P0 है, x से प्लस में P0 भी एक्स बी, सॉरी YA = P0 A x अपॉन में PT, यही तो था। और YB = क्या? P0 B अपॉन में PT। तो P0 B को P0 PB, तो PB = क्या? P0 B और XB। ये तो सिखाया था कि नहीं सिखाया था? क्या पूरा दोनों चीज समझ में आई थी कि नहीं? हमने कहा था सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, जो राउल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन, जो ना फॉलो करे वो कौन सा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मेरे पास में आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है? सर डेल्टा V मिक्स 0, डेल्टा H मिक्स 0, डेल्टा S पॉजिटिव, डेल्टा G निगेटिव। क्या ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और हमने कहा था इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सर एक ही घर का बच्चा हो या फिर क्या हो? होमोलॉग हो, मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप का हो या फिर क्या हो? होमोलॉग हो। ये तो बोला था कि नहीं बोला था? पक्का ना? होमोलॉग का मतलब एक CH2 का डिफरेंस हो। जैसे मैं बोलूं कि मेथनॉल एथनॉल, ये तो बोला कि नहीं? मैंने बोला इथाइल ब्रोमाइड और मैंने बोला मतलब या बोलो ब्रोमोइथेन या ब्रोमोइथेन, और क्या हो सकता था बेटा? ब्रोमोइथेन हो सकता था, ब्रोमोप्रोपेन भी हो सकता था, और ब्रोमोइथेन भी हो सकता है, क्लोरोइथेन भी हो सकता है, क्योंकि एक ही परिवार के। क्या एग्जांपल हो सकते हैं? सर हेक्सेन, पेंटेन, ये सब हो सकते हैं। सर बेंजीन, टॉलिन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये सब हो सकते हैं। क्या बात बराबर सबको समझ में आ गई? फिर उसके बाद में हमने कहा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोला? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमने कहा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम मिक्स 0 कि नॉन जीरो, H मिक्स नॉन जीरो, सर डेल्टा G निगेटिव, डेल्टा S पॉजिटिव। अरे मैं याद दिलाऊं आपको, डेल्टा V डेल्टा H। सर आइडियल में 0, नॉन आइडियल में दो बातें सर, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक निगेटिव डेविएशन। सर पॉजिटिव डेविएशन के अंदर डेल्टा V डेल्टा H दोनों पॉजिटिव, और डेल्टा G निगेटिव, डेल्टा S पॉजिटिव। डेल्टा अगर मैं बोलूं कि कुछ नहीं बोलना, डेल्टा S हर जगह पॉजिटिव था, डेल्टा G हर जगह नेगेटिव था, और पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा V डेल्टा H पॉजिटिव, और नेगेटिव में डेल्टा H डेल्टा V निगेटिव, और डेल्टा आइडियल सॉल्यूशन के अंदर 0। काम खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? मैंने बोला था दो अलग अलग तरीके के, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? दो अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन अगर बन जाए या दो अलग अलग तरीके के कंपोनेंट हो तो ज्यादातर क्या होता है? वो नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन होता है। और हमने कहा था कि अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन बन जाए जिसके अंदर एक दूसरे से अननेसेसरी या कह सकते हैं कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कर ले, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे वाटर के अंदर क्या डाला है?
वाटर के अंदर हमने उठा करके एसिड डाला है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा कि नहीं करेगा। यही तो बोला था कि नहीं बोला था। मैंने आपसे एक बात और बोली, मैंने आपसे एक बात और कौन सी बोली, हमने कहा कि जब कोई भी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड डालेंगे तो क्या ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है? क्या है बेटा, ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है, अगर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, अब अगर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है तो वो सॉलिड जब भी लिक्विड का अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, सॉलिड आकर के मिक्स होता तो उसका कुछ अपना प्रेशर होता, लेकिन सॉलिड तो सॉलिड ही है, वो आएगा तो प्रेशर क्या करेगा, लिक्विड का कम कर देगा कि नहीं कम कर देगा, ये तो करेगा कि नहीं। और लिक्विड के प्रेशर कम होने की वजह से एक टर्म निकल के आता है जिसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या हमने लास्ट टाइम पे जो सॉल्यूशन के बारे में हमने बोला था कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में जब बात किया था मैंने, तो मैंने आपसे यही तो बात बोली थी, सॉलिड इन लिक्विड की अगर मैंने बात किया था, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की, तो हमने वहां पे आपको एक टर्म सिखाया था, क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद है कि नहीं? मैंने क्या सिखाया था बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर हमने क्या सिखाया था आपको, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर क्या सिखाया था सर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर आपको सिखाया था तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था बेटा सर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यही तो था, पीएस और माइनस ऐसे था, पी नॉट ए माइनस पीएस और अपॉन में क्या होगा, पी नॉट ए या पीएस, पीएस इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये तो था कि नहीं था? मैं इसी को तो बोला था, हमने कहा था ये क्या है, ये लोअरिंग इन प्रेशर का फॉर्मूला है। और हमने कहा था कितना लोअरिंग हुआ है, तो सर जो इनिशियली ले रखा था और फाइनली कितना है सर, यही तो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बोलो क्या है ये, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या इसी की वजह से आएगा क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी की वजह से क्या आएगा हमारे पास में वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो गया, क्या ये बात पता चल जाएगी कि नहीं? अब इसी को हम लोग समझने के लिए वेपर प्रेशर की घटने की वजह से, वेपर प्रेशर की घटने की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टी में चेंज आ सकते हैं। ठीक, इतना हो गया हमारा रिकैप। अब हम लोग आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक, अभी जो पढ़ाया आप 2x पे भी देख लेंगे तो नहीं देख पाएंगे, वो 2x था ऑलरेडी। ठीक, सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि हमारे पास में जब वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर घटेगा, तो ये मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, एक बार फिर समझ लो कि चाय चीनी वाला एग्जांपल, चाय जब उबल रही थी तुमने चीनी डाला, कोई सॉलिड पार्टिकल डाला, तो वो सॉलिड पार्टिकल चाय के लिक्विड्स में जाकर के इंटरेक्शन किया और उसके वेपर को डिक्रीज कर दिया। अब अगर वेपर को डिक्रीज कर दिया है, अगर वेपर को डिक्रीज कर दिया है तो क्या नीचे से धीरे धीरे आंच देते रहोगे, तो जब लिक्विड मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड जो है मेल्ट हो जाएगा, तो फिर से उसके इंटरेक्शन को तोड़ करके फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो जब तुम नीचे से हीट देते रहे तो क्या कंटिन्यू उसका टेम्परेचर बढ़ता रहा, नहीं बढ़ता रहा? और अगर बढ़ता रहा तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सॉलिड के मिलाने से अगर दोबारा बॉइलिंग पॉइंट उसका चेक करना चाहते हो तो दोबारा फिर से वेपर प्रेशर उतना ही चाहिए कि नहीं चाहिए जितना था? तो क्या और हीट देना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? और जो लिक्विड अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो जम जा रहा था, या कह सकते हो जो फ्रीज हो जा रहा था, अब अगर उसके अंदर सॉलिड के इंटरेक्शन होंगे तो क्या अब जम पाएंगे? क्या नहीं जम पाएंगे, वो 0 से -1 तक जा सकता है या कुछ भी जा सकता है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा 0 से, तो क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और आपको ये बात पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो पता है कि नहीं पता है? ऑस्मोटिक प्रेशर पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो आप ये समझो कि जब आप कोई चीज ऐसा नमकीन पानी पी लेते हैं या कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जो मसाले वाला होता है, तो हमको भी तो प्यास खूब ज्यादा लगती है कि नहीं लगती? यही होता है कि नहीं होता है? ये जब मेहनत कर लेते हैं, जब पानी वो पसीना निकल जाता है हमारे अंदर, तो क्या अंदर कंसंट्रेशन ही तो बढ़ जाता है, और कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट हमको बहुत ज्यादा होने लगती है कि नहीं होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो वही है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्या बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट है, और वाटर जितना वो खींच सकता है, तो वो जब खींचेगा तो इधर मान लीजिए इस पे जो प्रेशर लगाएगा एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे लगाएगा, तो वो कितना प्रेशर लगाएगा, वो ऑस्मोसिस के द्वारा लगाया गया प्रेशर को तो बोल लेते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रेशर आया, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतने ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, उतने ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, तुमने क्या क्या सॉलिड मिलाया ना, सॉलिड मिलाया तो वेपर प्रेशर ही तो घटा होगा कि नहीं घटा होगा? तो कंसंट्रेशन बढ़ा कि नहीं? तो ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कि नहीं इंक्रीज? ठीक, और ये भी कि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करता है, कितना मिलाया गया है या क्या मिलाया गया है, कितना मिलाया गया है, मतलब इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। कई बार एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट या नेचर ऑफ सॉल्यूट,
तो सर नंबर ऑफ सॉल्यूट आंसर था। एक बार डिपेंड किया कि सर इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक, पहला क्या है नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा क्या है नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ सॉल्यूट, और आंसर था बी एंड सी। तब आंसर बी एंड सी गया था। नंबर ऑफ सॉल्यूट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन कौन सा सॉल्वेंट लिया इस पे भी तो डिपेंड करता है कि नहीं करता है। लेकिन क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है क्या? सर सॉल्यूट को मिलाने की वजह से प्रॉपर्टी आई। तो बेसिकली डिपेंड किस पे करना चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। किस पे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, कितना मिलाया। ये बात बराबर है कि नहीं बराबर है? मेरे पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार के हैं बेटा? अगर मैं आपसे बात करूं तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे पास में 4 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? 4 प्रकार के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से हमारे पास में, एक एक करके बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ना। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो कौन कौन से हैं ये हम बात कर लेते हैं बेटा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास में सबसे पहला कौन सा है बेटा? RLBP। क्या है बेटा? RLBP। RLBP सर RLBP क्या है? दूसरा हमारे पास क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास एक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा हमारे पास में क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है बेटा हमारे पास में? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है कमी हो जाना, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा हमारे पास में क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहली चीज तो आप ये बात समझिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक एक करके सबको सीखेंगे हम लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सबको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सर RLBP को तो जो लिखा हुआ यही है, इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं पूरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीबी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीबी से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीएफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीएफ से। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। तो क्या मैं सबसे पहले क्या वो चीज लिख लूं? सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? तो आप एक बात इसको दिमाग में बिठा लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, बात बराबर है कि नहीं बराबर है? चल उठ लिया मैं। माइक लगा हुआ है? लगा? हाँ, आवाज जा रही है। देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सबसे पहला सुनो ध्यान से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। थैंक यू। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। कितने लोग इसको डेरिवेशन जानते हैं? देखिए जिसका बोर्ड वोर्ड का भी एग्जाम होगा, अगर वो भी कर लेगा तो इतना जितना पढ़ा है ना उससे बहुत चीज कर सकता है। बोर्ड के एग्जाम खैर तुम लोग में से कोई है नहीं, बोर्ड वाला तो कोई है नहीं कि है? कोई क्लास 9th वाला कोई? इसमें कोई 16 साल का तो नहीं है? हाँ, वो लोग कोचिंग ना आया करे भाई, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूं मैं, जो 16 साल वाले आ जाते हैं इसमें। सुनो, अच्छा सुनो, हमको एक बात पता है, ये बात पता है कि अगर किसी रिलेटिव लोअरिंग क्या है? PS इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? P0A और XA, यही तो है, और प्लस में P0B XB बराबर है। कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ में आ रहा सब? P0B XB। अच्छा ये बात पता है ना कि हम लोग सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किससे करते थे? सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? B से कि A से? B से। और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? A से। सॉल्वेंट किससे रिप्रेजेंट होता था? A से। और एक बार बताओ, अगर B से ये होता था, ये वोलेटाइल होता था कि नॉन वोलेटाइल? ये तो नॉन वोलेटाइल और ये वोलेटाइल। तो क्या ये B की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं होगा? B की वजह से क्या सॉल्युबिलिटी कुछ आएगी क्या? मतलब इसकी वजह से तो कोई प्रेशर नहीं आएगा ना। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं क्या? PS इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा? P0A और क्या लिख सकता हूं? XA। बराबर है कि नहीं बराबर है? कोई दिक्कत? अच्छा मुझे ये बात भी पता है, ये बात भी पता है कि XA और प्लस में XB इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो क्या मैं XA इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB कर सकता हूं कि नहीं? सर यहां पे मैं एक बार लिख करके देखूं क्या सही कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। सर PS इज इक्वल टू P0A और 1 माइनस XB लिख लूं? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। सर PS इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? सर P0A और माइनस P0A और XB। क्या ये सही है? सही है कि नहीं है? सर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो सर क्या हो सकता है? अगर चाहूं तो ये लिख सकता हूं क्या? P0A माइनस PS और इज इक्वल टू क्या? P0A और XB लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो, यही तो है। अब अगर चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, ये ध्यान रखना इधर कि मैं इसको चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं P0A और माइनस PS और अपॉन में
क्या लिख सकता हूं, पी नॉट ए और इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एक्स बी। सर एक्स बी क्या है, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब किसी के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मिलाने की वजह से जो इनिशियल प्रेशर था उसमें कितना कम हो गया, फाइनल कितना हो गया, तो जो कमी आ गई, यही था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये ऊपर वाला पी नॉट ए माइनस पी एस, तो लोअरिंग इन प्रेशर था कि नहीं था, बोलो क्या था, लोअरिंग इन प्रेशर था कि नहीं था। और ये अपने इनिशियल से कितने टाइम है, ये तो है, या इनिशियल से तो कंपेयर किया है, तो रिलेटिव, किससे रिलेटिव है, अपने पहले वाले से, तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अब पूछता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इतनी बात बराबर है कि नहीं। और मैंने बोला था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहां देखो, यहां पे पी नॉट ए, देखो कहानी क्या थी, यहां पे देखो कहानी क्या थी, ये पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी एस और एन अपॉन में एन है, ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है ये, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, क्या, नो सर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल फ्रैक्शन। ये बात बराबर है कि नहीं बराबर है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब इसका थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म सिखाता हूं आपको, फॉर एक्सटेंडेड फॉर्म सिखाता हूं, ठीक। फॉर एक्सटेंडेड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो पी नॉट ए और माइनस पी एस और अपॉन में क्या हो गया बेटा, पी नॉट ए, और यहां पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को n अपॉन में n प्लस n भी तो कर सकते हैं। और मैं बोलूं कि इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, क्या बोलूं बेटा, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मतलब इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट माना जाएगा तो क्या होगा कि स्मॉल n इज वेरी 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 मच लेस देन n, तो इसका मतलब क्या है, पी नॉट ए और माइनस पी एस और अपॉन में पी नॉट ए और इज इक्वल टू क्या, n अपॉन में कैपिटल N होगा कि नहीं होगा। सर आपके पास में अभी आपने जो हमको पढ़ाया था वहां पे क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट एस, पी नॉट एस नहीं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉलिड अपॉन में मोल ऑफ सॉलिड, वो क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है बेटा, आरएलबीपी, ये क्या है, आरएलबीपी है कि नहीं आरएलबीपी। तो सर उन दोनों में फर्क क्या है, सर ये आरएलबीपी एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट आरएलबीपी तो हमारे पास ये है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बोला जाए तो ये फार्मूला लगेगा। तीन फार्मूला हैं, एक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का अलग है, एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एग्जैक्ट फार्मूला अलग है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन का फार्मूला अलग है। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कुछ भी मिलाओगे सॉल्वेंट के अंदर तो उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आएगा कि नहीं आएगा, पहले से कितना कम आया है, दिस इज नॉन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, आपके समझ में ये आ जाना चाहिए, तीनों पॉइंट हमने आपको समझा दिया है। कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा, बोलो कोई दिक्कत हो इसके अंदर, बताएं आप। एक क्वेश्चन से मैं समझा देता हूं बेटा, एक क्वेश्चन से समझा देता हूं, ठीक, सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन से समझा देता हूं। क्वेश्चन एक, आप एक बार अपनी कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए, उस पर नोट डाउन करना शुरू करेंगे। द वेपर प्रेशर, देखो मैं क्वेश्चन बोले दे रहा हूं और लिख भी दूंगा बाद में, आपको सीट में मिल जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। एक वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर है आइडियल सॉल्यूशन का बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, हो गया। 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल, 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब क्या बोल रखा है, 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये 0.2 है, ये कैसा वोलेटाइल की नॉन वोलेटाइल। और बोला है सॉल्वेंट कितना बेटा, 0.8, सॉल्वेंट कितना है 0.8, और वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, वेपर प्रेशर हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो कितना 60 mm ऑफ Hg, वेपर प्रेशर कितना है 60 mm ऑफ Hg, ठीक। बताओ ये वेपर प्रेशर क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ आइडियल सॉल्यूशन, तो ये आइडियल सॉल्यूशन का है कि सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का है ना, तो ये पीएस है कि पी नॉट ए है। और आपसे पूछा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब आपसे पूछा क्या है,
कि आप पी नॉट ए बता दीजिए। सुनो सुनो बेटा, अगर ये 60 है, अगर ये सॉल्यूशन का 60 है, सॉल्यूशन का 60 है, ध्यान से सुनना, अगर सॉल्यूशन का 60 दे रखा है और मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखा था, 4 ऑप्शन क्या दे रखा था, ए में दे रखा था हमें ए, बी और सी और डी, 4 ऑप्शन है। एक हमें दे रखा था 60, एक दे रखा था 40, एक दे रखा था 50 और एक दे रखा था 120। एक दे रखा 75 और एक दे रखा 120, है ना, एक 75 और 120, 4 ऑप्शन दे रखा है। अगर मान ली केमिस्ट्री का पेपर आप सॉल्व कर रहे थे, आपके पास टाइम बचा था 10 सेकंड, ठीक है, मतलब मान लीजिए 2-3 मिनट बचा है, तब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर तो कम होगा ही होगा, ये बात तो एकदम जग जाहिर है, सॉल्यूशन का प्रेशर तो कम होगा ना, और अगर सॉल्यूशन का प्रेशर कम होगा तो मतलब प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि तभी उसके अंदर हमने कुछ डाला होगा, तभी उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। यही हुआ है कि नहीं, तभी तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर इतनी बात समझ पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि 60 से तो आंसर ज्यादा होगा। सर यहां खत्म, ये भी खत्म, अब 60 से एकदम डबल नहीं हो जाएगा, थोड़े बहुत तो ज्यादा होगा और ये होगा आंसर। अगर आपको फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो सर कैसे कर लेंगे, सर हमको ये फार्मूला पता है कि पी नॉट ए और माइनस पी एस और अपॉन में क्या बेटा, सर पी नॉट ए और इज इक्वल टू कितना 0.2 अपॉन में 0.8। क्या एग्जैक्ट निकालना है या डाइल्यूट सॉल्यूशन का निकालना है? सर देखा जाए तो सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉलिड बहुत कम है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। कितना आ गया बेटा 1/4। तो पी नॉट ए माइनस पी एस और इज इक्वल टू कितना पी नॉट ए बाई में 4। क्या यही बात बराबर है कि नहीं बराबर है? और अगर ये सही है तो बताओ ये क्या है, पी एस, ये क्या हो जाएगा 4 पी नॉट ए माइनस 4 पी एस और इज इक्वल टू क्या होगा बेटा पी नॉट ए, और सॉल्व कर लीजिएगा कितना आ जाएगा ये, अरे मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 0.2 अपॉन में क्यों 1 रखेंगे बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के करेंगे ना हम लोग, तो मोल ऑफ सॉलिड अपॉन में मोल ऑफ सॉल्वेंट तो रखेंगे। अगर मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो 0.2 अपॉन में 1 आ जाएगा फिर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के करेंगे कि पूरा सॉल्यूशन मान के करेंगे? हम लोग बोले ना डाइल्यूट सॉल्यूशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो तुरंत आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, ये लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है निकल करके, ये कितना आ रहा है 4 पी नॉट ए और माइनस 4 पी एस और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी नॉट ए, और इधर आ जाएगा पी नॉट ए तो कितना हो जाएगा बेटा 3 पी नॉट ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पी एस, तो पी एस इज इक्वल टू कितना हो गया, पी एस इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4 पी नॉट, अच्छा पी नॉट ए निकालना है 4/3, तो पी नॉट ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 और ये क्या हो गया 60, तो 20 होगा पी नॉट ए कितना आ गया 80 आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब 80 आ रहा है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब अगर मान लीजिए यहां 75 दे रखा है, मैंने ऑप्शन दे रखा है, ठीक, अब अगर एग्जैक्ट ले रखा होगा तो फिर आपको चेक करना होगा, दोनों सॉल्यूशन में चेक कर लीजिएगा, ठीक। आप चाहो तो इससे रख दो या फिर आपको करना होता तो क्या, अगर नहीं निकल रहा है चारों ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है 0.2 अपॉन में 1, उससे तुरंत 75 ही आएगा, 75 ही आएगा। हाँ किसमें 2 ऑप्शन नहीं दिया होगा कभी भी, अगर ये तो फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल दिया होगा, मैंने क्वेश्चन लिखा थोड़ी है इसमें, अगर क्वेश्चन में खैर लिखा कुछ नहीं है, मैं जब भी बोलता तो फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा होता, क्वेश्चन के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा रहेगा फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक। चलो अगर हो गया तो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर और समझ में आ जाएगा मेरे पास में। मैंने एक क्वेश्चन दिया कि हमारे पास में एक क्वेश्चन हमारे पास में है, सुनो ध्यान से सुनो क्वेश्चंस को, मैं क्वेश्चन को बोल दे रहा हूं ताकि सुन लो और फिर उसके बाद में आप डाटा एक्सट्रैक्ट करो, है ना। एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, calculate the weight of non-volatile solute should be dissolved in 78 gram benzene to reduce its vapor pressure to 80%, to reduce its vapor pressure to 80%। सुनो बोला है कि weight of solute बताइए
कितना हम लोग डिसॉल्व करें किसके अंदर, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 78 ग्राम, क्या है बेंजीन है 78 ग्राम बेंजीन में, बोलो 78 ग्राम बेंजीन में, कि इसका जो पी नॉट ए है, जो इसका पी नॉट ए है ये मुझे पता नहीं है अभी मान लो, और पीएस जो हो वो कितना हो जाए, ये 0.8 टाइम, 0.8 मतलब 80% ना, 0.8 टाइम ऑफ पी नॉट ए, क्या ये बराबर है कि नहीं बराबर है, तो पी नॉट ए की तो मुझे जरूरत है ही नहीं ना, तो सर मुझे कुछ नहीं करना था, सर मुझे यही निकालना है सर पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में क्या, पी नॉट ए, यही तो है कि नहीं है। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट ही आपसे निकाला है कि नहीं निकाला है, अब सर वेट ऑफ सॉल्यूट आपसे निकाला हुआ है तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकाल लीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां चाहे तो क्या रख सकते हैं सीधा सीधा 78, और ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड दिया होगा, बगैर मॉलिक्यूलर वेट दिए तो क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं, 60 ग्राम है, कितना है मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा इसका सॉल्यूट का, 60 ग्राम पर एमएल होगा, मतलब यूरिया है तो ये 60 ग्राम है, तो ये 78 अपॉन में कितना कर लें, इसको 78 कर लें तो ये कितना आ जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा कि नहीं, और ये कितना आ गया पी नॉट ए और माइनस पीएस कितना है 0.8, तो ये कितना हो जाएगा 0.2, कितना आ जाएगा बेटा 0.2 पी नॉट ए अपॉन में कितना पी नॉट ए, यही तो है, ये कट गया और ये कितना आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 60, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आ गया बेटा, सर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना निकल गया 60 इंटू में 0.2, बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ कितना आ गया 12, सर 12 ग्राम। अब थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि मैंने एग्जैक्ट नहीं लिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लिया है, 12 ग्राम से कुछ ज्यादा या कम हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं लिया है, एग्जैक्ट अगर निकालना चाहेंगे तो इसका वेट जानते हैं कितना निकल के आएगा 15 ग्राम निकल के आता है। डन, चलो हो गया बेटा, आओ नेक्स्ट एक टॉपिक सीख लिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला प्रॉपर्टी सीख लिया, दूसरा हम लोग सीखते हैं, हमारे पास दूसरा कौन सा बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा शुरू करने जा रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है सुनो ध्यान से, आज क्लास में तादाद काफी कम दिख रही है, और ये जितने लोग भी ऑफलाइन आप लोग को मौका मिल रहा है और ऑफलाइन लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये मैं बता दूं कि अभी इसी क्लास का मतलब इसी क्लास का भी फीस जो है मैं 5,000 रुपए कर देता ना, 10,000 रुपए, इसका मिनिमम 5,000 रुपए फीस कर देता, अभी ये क्लास की वैल्यू बढ़ जाती, ठीक है वैल्यू बढ़ जाती, क्यों बढ़ जाती, फिर 5,000 रुपए आप दे देते तो फिर आपको क्लास छोड़ने में अच्छा नहीं लगता, ठीक, लेकिन वो है कि हमने कुछ ऐसा बोला नहीं, तो इस वजह से क्लास में लोग आते हैं फिर मन करता है अरे चलो क्लास ही तो है, अब सो लेते हैं, अभी उठ जाएंगे चल जाएंगे ऑनलाइन कर लेंगे, ठीक, देखिए ऑनलाइन आपके पास जब सुविधाएं मिलती हैं तो ऑफलाइन से दूरी मत बनाया करिए, ठीक है, हम मतलब ऑनलाइन क्लास तो हो रहा है, मैंने कल कई बच्चों को मैसेज दिखाया था, कुछ मैसेज आए हुए थे हमारे पास, 2-3 मैसेज आए हुए थे इस तरीके से कि बहुत सारे बच्चे तड़पते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, सच बता रहा हूँ कि बहुत बच्चे तड़पते हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेस कहीं इस तरीके से मिल जाए, उनको मौका नहीं मिलता है, ठीक है, वो बेचारे मजबूर होकर के ऑनलाइन क्लास करते हैं, मतलब कई लोग तो ऑनलाइन के ही आदी होते हैं ऑनलाइन क्लास करने के लिए, तो उनके लिए तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं ऑनलाइन के लिए, लेकिन अगर ऑफलाइन आपको मौका मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, और कोई ऐसा चीजें नहीं है कि हाँ आपके ऊपर कोई बंदिशें लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो आज क्लास की तादाद जो घटी है ना, जो कम दिख रहे हो, और रीजन यही है कि आप रिलैक्स मोड में चल रहे हैं, मन किया है तो चले आए, मन किया तो नहीं आए, ठीक है, मैं अभी हो सकता है कि अगले मंडे से फिर क्लासेस होंगी ना, मैं रोक लगा दूंगा, जो लोग आएंगे उसी को क्लास दूसरी अलाउड किया जाएगा, एक क्लास आएगा वही दूसरी क्लास में अलाउड होगा, दूसरी क्लास में फिर अलाउड नहीं किया जाएगा, वो मैं रोक लगा दूंगा उनके ऊपर। लिखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सुनो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें शेप बनाने वाला तो था ना, कहाँ गया, सेब नहीं शेप, ठीक है भाई,
इरेज नहीं होगा, डिलीट होगा। बहुत सही। कहाँ सीखा बेटा तुमने ये सब? हाँ, हम यही तो करते हैं, इरेज और डिलीट में डिफरेंस बताते हैं कि इरेज क्या होता है और डिलीट क्या होता है। सुनो, ये हमारे पास में एक ग्राफ बना रहा हूं बेटा। हम किसके किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं? प्रेशर के और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। अगर तुम थ्योरी सीख गए, ये ग्राफ सीख गए, तो अपने आप समझ जाओगे। एक बात बताओ, तुम खुद से बताना सैफ, एक बात बताओ बेटा, वेपर प्रेशर प्योर का ज्यादा होगा या सॉल्वेंट सॉल्यूशन का? प्योर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? प्योर का। वॉशिंग हैंड इन फ्लोइंग गंगा है, सब लोग बोल रहे हैं तो हम भी बोल दिए। ठीक, यह पता है क्यों? काफी देर से समझा रहा हूं कि प्योर है, उसके ऊपर कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो अपने आप उड़ेगा। वो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? और अगर तुमने कुछ मिला दिया सॉल्यूशन तो इंटरेक्शन हो गया तो नहीं उड़ेगा। तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशन। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पे प्रेशर अगर जो है, मैं किसकी बात करूं? मैं बोला कि यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, उसका ज्यादा होगा। सही है? और सॉल्यूशन का क्या होगा? हमेशा कम होगा। डन? इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है? पक्का ना? अब एक बात बताओ, अगर मैं फिर से यहां पे एक बात बोलूं कि मान लो ये एक पॉइंट है हमारा, क्या है बेटा? ये एक पॉइंट है जिसका प्रेशर कितना है? 1 atm। तो क्या इसी को मैं पी एक्सटर्नल बोल दूं? एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है कि नहीं है? सोचना बॉइलिंग क्यों बढ़ रही है। अभी ये प्योर पानी था, पेवर पानी है ना? हाँ, एकदम साफ। प्योर प्योर जानते हो कि नहीं जानते हो? अच्छा, वाटर प्योर होता है कि इम्प्योर होता है? अब बता ली, इम्प्योर होता है। पिंटू, वाटर इज इम्प्योर, तो पी लेते हो? प्योर वाटर पी पाओगे भाई? क्यों नहीं पी पाओगे? सालिम भाई, अगर मान लो मिनरल वगैरह ना हो तो पी लोगे तो कोई दिक्कत होगी? अरे फायदा नहीं, मैं बताओ दिक्कत होगी कि नहीं होगी? मिनरल वाटर ना हो, अगर प्योर वाटर हो, अगर उसके अंदर कोई मिनरल्स ना हो, जिसका कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, जिसके अंदर बोल सकते हैं, जो आते नहीं है पानी चेक करने के लिए, हमारे ऊपर भी है जो पानी चेक करते हैं, हाँ आरओ वाले अंकल, तो वो टीडीएस देखते हैं। टीडीएस है ना, टीडीएस। तो टीडीएस मतलब क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट। कितना सॉल्यूट डिजॉल्व? अगर मान लीजिए 0 कर दिया जाए पानी का, कभी भी जो घर पे आरओ चेक कराते होंगे तो वहां पे टीडीएस चेक करने आते होंगे, तो वो 0 होता है क्या हमेशा? कभी भी 0 नहीं करते, 20+ रखते हैं, है ना? अगर 0 करते तो कोई दिक्कत होगी? दिक्कत नहीं होगी, मतलब कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन दिक्कत भी नहीं होगी। बहुत दिक्कत होगी, आंतें फट जाएंगी। हाँ, आंतें फट जाएंगी बेटा, परफोरेशन हो जाएगा सेल के अंदर, क्योंकि वो फिर उसका तो कंसंट्रेशन 0, जहां पाएगा वहां घुसता ही रहेगा पानी, और आंतें को फुला फुला के छेद कर देगा। ठीक है? फिर कहोगे मैंने तो एक गिलास पानी ही पिया था और हमारे आंतों में क्या हो गया है। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक, अभी मुझे भी एक टेंशन हो गई, मेरे एक दोस्त की मदर की डेथ हो गई। ठीक, अब जो देखो फोन करके बोला कुछ नहीं था उनको, कुछ नहीं था उनको, वो बैठी थी, बैठे बैठे डेथ हो गई उनकी। ठीक, अब जो कोई कैंसर पेशेंट होगा है, अब तुम बताओ कैंसर पेशेंट को कभी तुम्हें दिखेगा कि वो, अरे कैंसर पेशेंट को क्या होगा? हाथ टूटा हुआ दिखाई पड़ेगा क्या कैंसर पेशेंट का? नहीं होगा हाथ टूटा हुआ। अब वो बैठे, हमको बड़ा अफसोस हुआ। मैं अभी जब घर गया तो मैं पूछा, मैंने कहा कि सुना मम्मी की डेथ हो गई? बोले हाँ। तो हमने कहा कि अब अच्छा, अब होता ना कि अब 3-4 साल से कोई परेशान है, ठीक है, मम्मी की दवा करा रहे। देखो दुख तो है, मम्मी के जाने से दुख तो बहुत रहता है, लेकिन हम जो है पता चला कि हमने कहा ऐसे पूछ ले, तो पता चला कि हाँ वो था, हम कैंसर था। तो मैं मम्मी से गया, अपने मम्मी से बताया, हमने कहा कि कम से कम ये सब चीजें सोचा तो करो कि हाँ कोई बीमार था। आप तो ऐसा मतलब दिखा रहे हो कि हाँ बिल्कुल कुछ हुआ नहीं, ऐसे बैठे बैठे डेथ हो गई। तो ऐसा नहीं होता बेटा, सुनो ध्यान से। अभी देखो हमारे पास में एक पॉइंट ये है, देखो यहां पे 1 atm कब हासिल करेगा? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यहां पे। सही है? पक्का? फिर से बनाता हूं ना, तो थोड़ा सा अच्छा भी बनेगा नहीं ना, इसीलिए। अब पहले जैसा नहीं रहेगा कि बना नहीं पाता हूं मैं इसको, अब सब पता है कहाँ क्या है।
बनाइए, ठीक। अच्छा, सेम प्रेशर पे अगर मैं यहां वाला सॉल्यूशन का देखना चाहूं, कहां पे सॉल्यूशन का देखना चाहूं, तो क्या उसका पॉइंट ये आ रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, ये अगर ये बेटा सॉल्वेंट है, क्या है ये सॉल्वेंट है, ये क्या है सॉल्वेंट है, तो ये क्या होगा सॉल्यूशन होगा कि नहीं, ये सॉल्वेंट है तो ये क्या होगा सॉल्यूशन, और अगर ये सॉल्यूशन है, अगर ये सॉल्वेंट है तो ये क्या होगा सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन पे जो ये सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का वो टेम्परेचर जहां पे बॉइलिंग पॉइंट आपको मिल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ये स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है कि नहीं, बॉइलिंग टेम्परेचर होगा कि नहीं। और एक सॉल्यूशन का जो होगा वो क्या होगा, टीबी होगा कि नहीं होगा, ये तो होगा कि नहीं। तो क्या ये पर्टिकुलर जो टेम्परेचर यहां से यहां तक बढ़ा है, क्या मैं इसी को बोल दूं क्या चेंज इन टेम्परेचर आया कि नहीं आया, चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर आया कि नहीं आया। ये किस वजह से आया है, ये किस वजह से आया है सर, कितना मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल ऑफ सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट के अंदर मिला दिया है, कितना मोल ऑफ सॉल्यूट आपने कितना सॉल्वेंट के अंदर मिला दिया है। मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो चेंज आया है डेल्टा टीबी, जो चेंज आया है वो कहां से आया है, मोलैलिटी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि नहीं है, मोलैलिटी पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है। मैं इसको बोल सकता हूं सर डेल्टा टीबी को, और क्या बोल सकता हूं, डेल्टा टीबी को अगर यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन डालो तो केबी और इनटू में क्या आएगा मोलैलिटी आएगा कि नहीं आएगा। और केबी हमेशा वाटर का दिया होता है, केबी हमेशा सबका दिया होता है, अगर ना भी दिया हो तो केबी आपको मैं सीधा सीधा, अभी ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। अच्छा, अब जो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस डेल्टा टीबी का डिफरेंस ना, तो डिफरेंस कैसे लोगे, डिफरेंस कैसे लोगे सर, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, बड़ा वाला वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू कौन होगा, टीबी है कि टीबी नॉट है, टेम्परेचर बड़ा टीबी है ना, तो टीबी माइनस क्या हो जाएगा, टीबी नॉट हो जाएगा। ये तो बराबर है कि नहीं बराबर है सर। ये कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है सर, ये बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन है, और ये क्या है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट है। और बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट प्योर का तो कम होगा कि नहीं, सॉल्यूशन का हमेशा ज्यादा होगा कि नहीं, डिफरेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कितना सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट के अंदर मिलाया है, क्या इसी की वजह से निकलेगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ज्यादा टीबी, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा। बराबर है बात कि नहीं बराबर है, ठीक। अगर चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं सर, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या केबी, और इनटू में क्या मोलैलिटी को क्या लिख सकता हूं बेटा सर, मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख सकता हूं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। इसीलिए तो बोला था ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसका यूज आगे आएगा। और ये किसमें होगा, किलोग्राम में। अगर मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या केबी, और इनटू में मैं बोल सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते थे, और ये क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये ग्राम में है तो क्या ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो 1000 से कर सकते हैं कि नहीं। अगर मैं चाहूं तो mb इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, mb इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं kb अपॉन में डेल्टा टीबी, kb अपॉन में डेल्टा टीबी, और ये वेट ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट नहीं वेट ऑफ सॉल्वेंट ना, क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू में 1000 अगर कह दूं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं, मैंने बोला कि चाय के अंदर चाय बन रही थी उबल रही थी, मैंने कहा चाय बन रही थी उबल रही थी, बन रही थी तो उबल रही थी चाय, और चाय जब उबल रही थी तो मैंने 10 ग्राम एक ऐसा सामान डाला उसके अंदर, या ऐसा चीज डाला उसके अंदर, चीज मतलब थिंग्स नॉट पनीर, हाँ ऐसा चीज डाला कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री बढ़ा डाला, है ना। तो अगर 2 डिग्री बढ़ गया है बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब जितना भी डेल्टा टीएफ आएगा, डेल्टा टीबी आएगा कितना, 2 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, 2 डिग्री, ठीक 2 डिग्री आएगा। आपने कितना सॉलिड मिलाया है ये पता है आपको, और अगर चीनी है तो चीनी का आपको केबी पहले से पता होगा, केबी क्या होगा पता होगा, ठीक है, दिया रहता है हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये नहीं निकाल सकते कि क्या आपने मिलाया था, क्या आपने मिलाया था, ये नहीं निकाल सकते सर। मॉलिक्यूलर वेट अगर पता चल गया तो मॉलिक्यूलर वेट से पता नहीं चल जाएगा क्या आपने मिलाया था, बोलो। अब एक सवाल इसमें आता है बहुत अच्छा, जब एम्स ने सवाल पूछा तो एम्स ने इसमें क्वेश्चन पूछ लिया था कि केबी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, केबी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। अब केबी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी सर, अगर केबी है तो केबी तो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे ना, केबी तो किस पे डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। तो ठंडियों के मौसम में सबसे ज्यादा सब्जी बनने वाली कौन सी होती है, मटर। कौन सी होती है बेटा, मटर, याद है कि नहीं याद है। तो हमको बस उसी से याद करना है कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इनटू में बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दैट सॉल्वेंट, और इनटू में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, और अपॉन में मटर को मजा तब आता है जब पानी में हीट कर दीजिए, है ना, मतलब गर्म पानी में रख करके खौला दीजिए, याद है कि नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, निमोना कुछ बोलते हैं ऐसे करके। तो डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। हाँ, टीवी नॉट स्क्वायर होगा। हाँ। हो गया मटर, MATR, मटर नहीं हुआ। अरे मतलब पूरा पूरा तुम लोग लिखवाओगे, लो इनटू में 1000, मतलब खूब ढेर सारा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाकर के। अच्छा 100, जीरो की कोई वैल्यू नहीं ना बेटा, तुम हमको चाहे 1000 पीस दो चाहे 10,000 पीस दो, ठीक। हाँ, तो कोई 10,000 के बारे में सोचेगा नहीं, सब 1,000 के बारे में सोचेंगे, है ना। 100 सोच रही है। हाँ बेटा, पापा बोलते हैं इतना ही भेजा करें। चलो लिख लिया ये पक्का। अच्छा लिखना क्या था, लिखना थोड़ी इसके अंदर, ये मुझे समझ में आ गया, प्रॉपर पूरा समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद में इसके क्वेश्चंस कराऊं, इससे अच्छा कि आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ा देता हूं, है ना, फिर दोनों को एक साथ क्वेश्चन करा देंगे। अच्छा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लो सेम हेडिंग डाल दे क्या ऊपर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बोले सर डिप्रेशन ना पढ़ाई, इसका कुछ नाम बदल दीजिए सर, डिप्रेशन देख के हमें ही अंदर डिप्रेशन होने लगता है, ठीक है, हमारे अंदर तो डिप्रेशन नहीं डिस्प्रेशन होने लगता है ना बेटा, डिस्प्रेशन तो नहीं हो रहा किसी को। सुनो अभी देखो, अब बताओ ये फिर से वेपर प्रेशर है, क्या है ये, फिर से प्रेशर है, और ये फिर से टेम्परेचर, सही है। अब बताओ प्योर सॉल्वेंट का फिर से वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बराबर, और सॉल्यूशन का कम होगा कि नहीं होगा, बोलो, यही तो होगा कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अभी तुमको चाय पिलाता हूं मैं। हाँ 10, सुनो ध्यान से। अब अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं यहां पे बोलूं आपसे कि देखिए, अगर मैं बोलूं कि यहां पे एक पॉइंट आ रहा है, क्या हो गया, अरे सब अलग अलग है भाई, अरे चल, अच्छा हो ही नहीं रहा है, करना कुछ और चाह रहा था, हो कुछ और गया है। सुनो देखो, अब हमारे पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, बेटा हम बोल रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए यहां पे, ठीक है, वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो वेपर प्रेशर कितना 1 atm पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर 1 atm पे प्रेशर अगर हमारे पास निकल के आ रहा है, ठीक, तो हमारे पास एक बात बस समझना है कि एक पॉइंट तो हमारे पास ये होगा, एक मैं पॉइंट ये ले रहा हूं, एक पॉइंट मैं ये ले रहा हूं आपसे, मतलब ये पॉइंट कौन सा है कि जहां पे ये सॉल्वेंट फ्रीज होना शुरू कर दिया है, जहां पे फ्रीज होना शुरू कर दिया है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम है ना, सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर कम है,
अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो क्या इसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा पीछे चला गया होगा कि नहीं? तो वो घटना कहां शुरू करेगा? वो कहां शुरू करेगा बेटा? यहां से। तो अगर मैं बोलूं यहां पे आपसे, अगर मैं यहां से आपसे बोलूं, यहां से बोलूं, तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का है कि नहीं है? और यहां पे जो फ्रीजिंग पॉइंट आया होगा वो कौन सा आया होगा? सॉल्यूशन का। ये तो है। तो सर ये जो बीच में पार्ट बच रहा है ये क्या है? ये तो कौन सा पार्ट है? ये वही वाला पार्ट है जब शरबत को उठा करके फ्रिज में रख करके हम लोग ठंडा कर रहे थे तो उसके अंदर से कुछ पार्ट जो है बर्फ बन गया था और कुछ पार्ट क्या बचा था? वैसे कि उसे मीठा था, बराबर है कि नहीं? और मैंने कहा था जब बर्फ निकालोगे तो बर्फ के अंदर ना तो कोई टेस्ट होगा ना तो कोई कलर होगा। क्यों? क्योंकि वो वही पार्ट होता है वाटर का जो जिसके अंदर से कंसंट्रेशन निकल चुका होता है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पार्ट आएगा आपके पास में, ये जो पार्ट, ये वो पार्ट होगा पानी के अंदर जब डालोगे तो ये फ्रोजन सॉल्वेंट होगा कि नहीं? मतलब जो पानी के अंदर जो शरबत आपने बनाया था उसके अंदर जो बर्फ जम जाती, बर्फ जमेगी तो हमेशा ये होगा। अब तो -20 डिग्री कर दो टेम्परेचर, तब तो ये सॉल्यूशन भी जम ही जाएगा। जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा? तो क्या यहां पे जो चेंज आया है, क्या यहां पे जो चेंज आ रहा है आपको ये डेल्टा टीएफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? डेल्टा टीएफ। और डेल्टा टीएफ कैसे होगा बेटा? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होगा सर? डेल्टा। अब बड़ी वैल्यू कौन है? टीएफ नॉट या टीएफ? तो ये बात ध्यान रखना, यहां पे बड़ी वैल्यू इस बार टीएफ नॉट है तो माइनस क्या हो जाएगा? टीएफ हो जाएगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा टीएफ किस बात पे डिपेंड करता है सर? डेल्टा टीएफ किस बात पे डिपेंड करता है? डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और अगर मैं फिर से बात करूं तो डेल्टा टीएफ अगर मोलैलिटी पे डिपेंड करता है तो डेल्टा टीएफ को अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो केएफ और इनटू में क्या हो जाएगा? केएफ इनटू में क्या हो जाएगा? मोलैलिटी। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ तो ही है और मोलैलिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या बोल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोलो, ये भी बोल सकते हैं कि नहीं? क्या इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर सकते? क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं कि सर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू और क्या हो सकता है? सर अगर मैं लिखूं तो डेल्टा टीएफ क्या हो सकता है बेटा? डेल्टा टीएफ क्या हो सकता है? डेल्टा टीएफ क्या हो सकता है सर? केएफ और इनटू में क्या हो सकता है बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये ग्राम में है तो किससे हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर है कि नहीं? अगर मैं चाहूं तो यहां पे एमबी लिख सकता हूं कि नहीं? एमबी इज इक्वल टू क्या? केएफ अपॉन में डेल्टा टीएफ। केएफ अपॉन में डेल्टा टीएफ और इनटू में वेट ऑफ सॉल्यूट और इनटू में क्या होगा? 1000 और अपॉन में क्या होगा? एमबी और सॉरी एमबी तो लिख दिया ना ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? WA। बराबर है कि नहीं बराबर है? इसी फार्मूले से क्वेश्चन सारे निकल सकते हैं। या कह सकते हो MB क्या है, आपको ये पता कर सकते हो कि कौन सा सॉल्यूट है। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द फार्मूला टू डिडक्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन दैट सॉल्यूशन? ये तो बात है कि नहीं बात है? अगर मैं चाहूं तो ये भी तो पूछ सकता है सर केबी के वैल्यू, केएफ का वैल्यू भी, केएफ का वैल्यू वाटर का हमेशा 1.86 होता है। अगर कोई भी और सॉल्यूशन लेगा तो आपको दे देगा, सॉल्वेंट का आपको केएफ हमेशा दे देगा। अगर ना दे रखा हो तो भी यहां पे भी क्या होगा? सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि नहीं? MA और TF नॉट और R मटर और अपॉन में क्या होगा बेटा? हीट ऑफ फ्यूजन और इनटू में, अच्छा वो बार बार मैं डॉट लगाता हूं तो स्क्वायर भूल जाता हूं। डन, खत्म हो गया। ठीक है, ग्राफ वगैरह सब कुछ मैं बता दिया हूं आपको। ठीक है, अब इसमें एक दो क्वेश्चंस करते हैं तब समझ में आएगा कि कैसे होता है। फार्मूला आपने नोट डाउन कर लिया एक साइड पे कहीं पे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया ताकि बार बार आपको फार्मूला देखने की जरूरत ना पड़े। मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर एक बेंजीन है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट C6H6 का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है बेटा, C6H6 का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 3 कितना दे रखा है बेटा? 353.23 केल्विन। कितना? 353.23 केल्विन। ठीक है, 353.23 केल्विन। और यहां पे आपसे बोला है कि अगर एक मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना डाला है? अगर वेट ऑफ सॉल्यूट 1.8 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर डाल रखा है। वेट कितना डाल रखा है बेटा? 1.8 ग्राम सॉल्यूट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो गया है? बॉइलिंग पॉइंट 353.3 से लेकर के कितना हो गया? 354.11। कहां तक पहुंच गया है? 354.11 केल्विन है। ये सब केल्विन है। तो आप बताइए ये कौन सा सॉल्यूट डाला गया है? मैंने बोला कि 1.8 ग्राम
कोई सॉल्यूट हमने जब बेंजीन के अंदर डाला, किसके अंदर डाला बेटा, बेंजीन के अंदर डाला, ठीक है, और बेंजीन का वेट कितना, कितने बेंजीन में डाला सर, वेट ऑफ बेंजीन कितना, 90 ग्राम, कितना 90 ग्राम। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा वो कहां तक पहुंच गया, 354.11 तक पहुंच गया, केल्विन तक। तो बताइए कौन सा डाला है, तो क्या एमबी निकालना है मुझे, निकला। अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन फंसेगा जरूर बेटा, केबी की वैल्यू 2.53, केबी फॉर बेंजीन कितना आएगा, केबी फॉर बेंजीन कितना निकल के आएगा, 2.53, केबी फॉर बेंजीन कितना निकल के आएगा, केबी फॉर बेंजीन 2.53 देके आएगा। सर मुझे कुछ नहीं निकालना है सर, मुझे यही निकालना है। आपको देखिए यहां पे क्या देखा था, क्या दे रखा था सर, आपको मॉलिक्यूलर ऑफ वेट ऑफ सॉलिड पूछा हुआ था कि क्या मिलाया गया है। तो वेट, अब इसमें बताइए, आप एक बार बताइए, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड से कैसे निकलता था, आपको तो सीधा सीधा फार्मूला रखना, क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट और क्या था, इनटू में केबी, और इनटू में क्या 1000, इनटू में कितना 1000, और अपॉन में क्या है, अपॉन में डेल्टा टीएफ ना, डेल्टा टीएफ, और इनटू में क्या था बेटा, अरे इनटू में क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो था कि नहीं था, इतनी बात तो रखनी, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 1.8 ग्राम, और इनटू में केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.53, और इनटू में 1000 करना है कि नहीं करना है, इनटू में 1000 सर, अपॉन में डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितना है सर, 353.23 से 354.11 निकालोगे कितना आएगा वैल्यू, हाँ 0.88 की 0.8 खाली 0.88, और वेट ऑफ सॉलिड कितना है 90, बताओ कितना आया 90। अब बताओ अगर ये 90 आ रहा है, ये 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, अरे 18, ये 2 आ जाएगा कि नहीं, 2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कितना आया 2, अरे कितना है 2 आया, और ये कितना है 0.44, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 2.53 और अपॉन में 0.44, आप इसको डिवाइड करिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड कितना निकल के आ रहा है 58, लगभग ये 60 के आसपास आता है, हाँ 57.5 ग्राम। ठीक, एक क्वेश्चन पूछूं, क्लास के अंदर कौन क्वेश्चन का आंसर बता सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो, है ना, कोई पूछने के हाथ उठाओगे कि हमसे पूछ लो, हाँ सब बता सकते हैं, हाँ देखते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन ये, प्रद्युमन सिंह खड़े हो जाइए, आप ही से सवाल है बेटा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ये 57.5 कितना मिला, 57.5 क्या मिला ग्राम, पक्का ना, मॉलिक्यूलर वेट 57.5 ग्राम होगा। मोलर मास का डायमेंशन क्या होता है, हाँ एम। चलो आपका मतलब, अगर मैं बोला, एक सवाल देख लो, बहुत बढ़िया सवाल है, 2 सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, और मैं क्लास के अंदर जो जानता नहीं है, बताया नहीं, अच्छे अच्छे की हिम्मत नहीं बताने की क्लास के अंदर, सुन लो ध्यान से। अगर आपसे पूछेगा कि मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होगा, ग्राम, ग्राम होगा, अरे बोलो क्या होगा, ग्राम ना, तो डायमेंशन क्या होगा, यूनिट क्या होगा ग्राम, तो डायमेंशन क्या होगा, हाँ एम ना। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। मैंने बोला हमारे पास में 36 ग्राम कार्बन है, तो वेट ऑफ कार्बन किस में लोगे, ग्राम में। अगर मोल निकालना है ना, तो मोल निकालने के लिए क्या होगा, मोल निकालने के लिए 36 ग्राम कार्बन लिया, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 12 ग्राम, ऊपर भी 36 ग्राम, नीचे भी 12 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, 12 से 3, मोल का है यूनिट कितना 3, मोल कितना निकल गया 3, तो मोल की यूनिट क्या होगी, इतना मारूंगा ना कुछ नहीं, मोल की यूनिट क्या होती है,
MOL मोल होती है कि नहीं होती है? तो यहां मोल आ रहा है क्या? यहां मोल आ रहा है क्या? डायमेंशनलेस नहीं दिख रहा है आपको? यूनिटलेस नहीं दिख रहा है? अगर ऊपर भी ग्राम ले लिया नीचे भी ग्राम ले लिया, मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल होता है। ठीक, मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? ऐसा नहीं है कि हाँ आता नहीं, आपको बस दिमाग में काम नहीं कर रहा है, ग्राम पर मोल होता है। और मजे की बात आपको बता दूं, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडबर्ग? जेई का क्वेश्चन। हाँ बताओ बेटा। L-1। कितने लोग को लगता है L-1 के अलावा कुछ और होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडबर्ग? जेई का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। L-1 ना, ठीक, क्या होगा? इनवर्स होता है। हाँ कैफ क्या होता है? L इनवर्स होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडबर्ग? Ml2T-2। सुनो, है ना? हाँ, अब दूसरी लाइन स्टेटमेंट सुनो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट is L-1? L-1 is the unit of Rydberg constant, and I am asking Rydberg, and Rydberg is the unit of energy. समझे बात को कि नहीं? और पहला ऑप्शन हाँ Ml2T-2 ना, एनर्जी तो ही तो बोला है हमने, क्या बोला? Ml2T-2। अच्छा Ml2T-2 जो भी है, Ml2T-2 होता है एनर्जी का, है ना? यही होता है कि नहीं? बराबर बात समझ पा रहे कि नहीं? ये छोटी छोटी गलतियां जो हमसे होती है। मोल का यूनिट क्या होता है? MOL, मोल। मॉलिक्यूलर वेट का ग्राम पर मोल, वेट का ग्राम। समझ रहे हो बात को कि नहीं? पक्का? तो ये है गलतियां छोटी छोटी, नहीं तो फिर डायमेंशनलेस नहीं हो जाएगा मोल। और मोल इज यूनिटलेस क्वांटिटी? नो सर। समझे कि नहीं समझे? ऐसे खेल खेलने हमको क्वेश्चंस में। चलिए अब हमारे पास में हमको लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप लोग करिएगा ठीक ठाक। ठीक, हम आपको क्या करते हैं, एक टर्म सिखा देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा टर्म सिखा देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर सिखा देते हैं। ठीक, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीजें बता रखी है। वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर पहले आप लोग को जब बायोलॉजी अगर पढ़ते रहे होंगे, पीसीबी वाले जितने भी बच्चे हैं, नीट वाले, तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर आपको एक चैप्टर था जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वहां पे पढ़ाया जाता था। अभी शायद आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि वहां पे एक छोटा सा ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कि ऐसे समझो कि देखो हमारे पास ये दो बॉक्स है, एक के अंदर हमने क्या किया है, पानी भर रखा है। ये सब के अंदर समझ लेना पानी भर रखा है। छोड़ो, मैं इसमें समझाने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बताओ, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा किसको आती है? मम्मी को आती है ना। मम्मी को केमिस्ट्री पूछा मम्मी से कि मम्मी केमिस्ट्री आती है कि नहीं आती? नहीं पूछा है, मम्मी को ज्यादा आती है। अब बताओ मम्मी को कैसे आती है? अचार बनाई थी मम्मी? बनाई थी अचार कि नहीं बनाई थी? देखा था कि नहीं अचार बनाते हुए? अच्छा, अचार जब मम्मी बनाई आम का, तो उसके अंदर क्या किया, एक शीशे का बर्तन लिया था। जनरली शीशे के बर्तन में अचार रखा जाता है, शीशे का जार। अब उसके अंदर क्या करती मम्मी, पहले खूब तेल डालती उसके अंदर, और फिर उसके अंदर खूब ढेर सारा मसाला डाल देती है। सही है बात? तेल और मसाला डाल देती है, फिर उसके अंदर से आम का अचार डाल देती है। ठीक, ऐसा लगता होगा कि आपको मसाला वसाला तेल डाल करके मम्मी जो है उस आम के अंदर, कई लोग अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है है ना? यही हो रहा था ना? हाँ, अचार का नाम सुनते उधर हम अचार बोल रहे आम का। ठीक है, सुनो, खैर, तो आम के अचार की जब बात कर रहे थे तो वहां मसाला देखियोगे हमेशा नीचे बैठा होता है, नीचे बैठा होता है, और ऊपर क्या होता है, खाली वो आम होते हैं। हम खाते हैं जब उसके अंदर थोड़ा बहुत टेस्ट आता है, नमक वमक का नो डाउट, जो उसके अंदर
क्या होता है, डिजॉल्व हो चुका होता है। ठीक है, बात बराबर है कि नहीं बराबर? क्या आपको पता है मसाला और तेल मम्मी क्यों डाली थी? उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए? नहीं, उसको ज्यादा दिन बचाने के लिए। क्योंकि आम को खराब करने वाला कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आके खराब करता है, कोई भी चीज को सड़ाता उड़ाता, जो खाना वाना सड़ जाता है वो पैथोजन बैक्टीरिया आते हैं, है ना। अभी तो नॉर्मली आकर के कोई भी पैथोजन रह सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसके अंदर जाएंगे ना तो उसके ऊपर फंगस लगेगा कि नहीं। और आम देखा होगा जब तेल से बाहर थोड़ा सा निकल आता है तो उसके ऊपर फंगस लग जाता है, क्योंकि वहां पे ग्रो हो जाता है। और अंदर जब जाता है ना कोई तेल, कोई मसाला जब अंदर जाता है, मसाला अंदर पड़ा हुआ है, अगर मान लो बैक्टीरिया वहां घुस गया तो बैक्टीरिया वहां घुसेगा तो क्या होगा, उसके लिए जो सॉल्यूशन है ना हाईली कंसंट्रेटेड है, तो बैक्टीरिया से ही तेल निकाल लेगा वो सॉल्यूशन। मतलब बैक्टीरिया से पानी निकाल लेगा, ऑस्मोसिस कर लेगा, उसके अंदर का पानी क्या होगा, निकल करके बाहर चला जाएगा। बैक्टीरिया मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, फंगस मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। ठीक, तो मसाला नहीं खाना चाहिए, उसके अंदर बहुत बैक्टीरिया फंगस होते हैं। ठीक है, मतलब हाँ, अचार खाना चाहिए। हाँ, मतलब इतना तो बैक्टीरिया किया तुम मुंह खोलते ऐसे खोलते ना तो चला जाता, उतना वो डर वाली बात नहीं है। आप खाओ आराम से, मसाला भी खाओ, अचार भी खाओ। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो कि मम्मी ने क्यों किया था ऐसा? मम्मी ने क्यों किया था? क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया आएगा, कुछ भी आएगा, डिपॉजिट होगा तो वो अंदर जाएगा, तो उससे क्या करेगा हमेशा। अगर ये सॉल्यूशन है बेटा, ये सॉल्यूशन है, अगर सुनो, अगर ये सॉल्यूशन है ना, ये अगर ये सॉल्यूशन है तो इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या भर रखा है, यहाँ पे हमने क्या भर रखा है, ये देखिए यहाँ पे क्या भर रखा है बेटा, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट भर रखा है ना। देखिए सॉल्यूट की कमी कहां पे है, सॉल्यूट की कमी कहां पे है? आप देखिए सॉल्यूट कहां पे ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है कि नहीं? सॉल्यूट यहां पे ज्यादा है तो मतलब ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये कम कंसंट्रेटेड है। अब अगर इन दोनों की कनेक्टिविटी करा दी जाए, क्या करा दी जाए बेटा, इन दोनों की कनेक्टिविटी करा दी जाए, तो यहां से मूवमेंट किसका होगा? पानी का मूवमेंट यहां से वहां होगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? कहां से कहां मूवमेंट होगा? यहां से। एक टर्म होता है ऑस्मोसिस, क्या टर्म होता है बेटा? ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस सर? ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? एक सॉल्यूशन इधर है हमारे पास, एक सॉल्यूशन इधर है और एक इधर है, एक इधर है। बताइए यहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि सर जिधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्या पानी की डिमांड उधर ज्यादा होगी कि नहीं होगी? कि हमको पानी दो, हमको न्यूट्रलाइज करो। तो जहां पे कंसंट्रेशन कम होगा, ये कंसंट्रेशन C2 है, ये कंसंट्रेशन C1 है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ C1 इज ग्रेटर देन C2, देन द मूवमेंट ऑफ वाटर अलोंग हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मैं ये बात बोल सकता हूं कि किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल क्यों बोल रहा हूं? ताकि ये सॉल्यूट को इधर ना भेज पाए, ताकि ये सॉल्यूट को इधर ना भेज पाए। तो अगर कोई सॉल्वेंट, कोई, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोल सकता हूं मैं? सेमी परमिएबल मतलब क्या कि कुछ चीज को जाने दे, कुछ चीज को ना जाने दे। तो मूवमेंट ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या नाम बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उसको? ऑस्मोसिस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? तो ये लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन कहां जा रहा है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और जानते क्वेश्चन क्या पूछा कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्या सही है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इधर है कि नहीं है? सॉल्यूशन का तो लो कंसंट्रेशन है, ये सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन का लेते हैं, लेकिन वाटर किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा? C2 में। तो क्या मैं बोल सकता हूं, सुनो ध्यान से, दिल दिमाग गुर्दा तिल्ली फेफड़ा खोल करके सब, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, एंड दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। और अगर मैं बोलूं बेटा कि अगर जितना ये पानी इधर मूव कर रहा था, जितना पानी इधर मूव कर रहा था, अगर तुम किसी तरीके से जुगाड़ उगाड़ लगा करके अगर इसके ऊपर इतना ही प्रेशर क्रिएट कर दीजिए उल्टा, इसी के ऊपर इतना ही प्रेशर क्रिएट कर दीजिए उल्टा, और अगर प्रेशर क्रिएट कर दीजिए तो उतना प्रेशर जो ऑस्मोसिस के रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर रोक दोगे तो ऑस्मोसिस होगा क्यों? सर हम कई बार होता है ना कि हम कई बार पता नहीं लगा पाते, जैसे मुझे भूख लगी है, मानते हैं बात? नहीं मानते सर। हाँ, पेट देख के हमारा कोई मानता नहीं होगा कि मुझे भूख लग सकती है ना, हम तो ऐसा हवा खा लिए। ठीक है, हम समझ रहे हैं इस बात को। बेटा एक बात समझो,
भूख हमें लगी है, मैं बात बोला, तो आप कैसे पता करोगे हमारा भूख लगी है? पेट देख के कि तो 20 रोटी खा ही लेंगे। हाँ और क्या, अरे 20 रोटी वाले बहुत है बेटा, ठीक है। हाँ 20 रोटी। एक दिन जो है जानते क्या हुआ, एक दिन खुशी की मम्मी आई थी, ठीक, रोटी पैक करा के लेके आई खूब ढेर सारा, ठीक है। और ये जो है मम्मी बोली कि बेटा खा लो, ठीक है। इसने देखा इतनी ऊंची रोटी, और मम्मी को लगा होगा कहाँ वहां रोटी मिलती है हॉस्टल में, और खुशी को लगा कि रोटी वोटी तो पैक करा के बढ़िया लेके आई है मम्मी। और मम्मी से एकदम नाराज हो गई, मम्मी से नाराज हो गई, कह रही मम्मी मुझे क्या समझ रखा है आपने, ये आपने 22 रोटी लेके क्यों लेके आई, मैं 22 रोटी खाऊंगी। और मम्मी नाराज की, तो पहले तो खाती थी, बोली ऊपर से 2 रोटी ले जाओ, मैं सिर्फ 20 खाऊंगी, है ना दीदी? नहीं 20 नहीं खा पाऊंगी, ठीक है चलो। तो खैर सुनो समझो बात को, ठीक। तो हमको भूख जैसे कितनी लगी हमें नहीं पता कर पाओगे, हमें खाना खिला के पता कर पाओगे, ठीक। हमें खाना खिलाओ, मैं 4 रोटी खा गया तो सर को 4 रोटी की भूख थी, यही तो पता कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बराबर है कि नहीं बराबर है? दावत पक्की आज, ठीक। चलो खैर सुनो ध्यान से। तो यहां पे आप कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहा है ये आप पता नहीं कर सकते, लेकिन यहां से ऑस्मोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको रोक करके तो पता कर सकते हो कि नहीं। तो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, या कह सकते हैं मैक्सिमम। जब ये प्रेशर लगा रहा होगा तो ये भी तो जैसे प्रेशर लगा रहा होगा तभी तो ऑस्मोसिस कर रहा होगा ना। हम रोक करके पता लगा दिए तो ऑस्मोसिस के लिए भी तो प्रेशर लगा रहा होगा। जब पानी इधर जा रहा है तो प्रेशर नहीं लगा रहा होगा, लगा रहा है कि नहीं? तो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा कब होगा? जितने ज्यादा तुम इधर सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करते जाओगे क्या इधर से मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं इसको भी बोल सकता हूं क्या, लेकिन सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, और ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, ऐसा नहीं कि हाँ किसी भी टेम्परेचर पे तुम कराया जा रहे हो। दिस रिएक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन, बराबर है कि नहीं? अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है तो मैं ये बात बोल सकता हूं सर पाई इज इक्वल टू सी, और यहां से कंसंट्रेशन होता तो यहां पे क्या आएगा आर, और इनटू पे टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो टी। अच्छा ये सवाल मैं हमेशा पूछता हूं, और आज भी पूछूंगा ताकि ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा सा फायदा हो जाए, ठीक। बेटा एक बात बताओ कि अगर ये सॉल्यूशन है आदर्श, अगर ये सॉल्यूशन है बेटा, अगर सॉल्यूशन है तो यहां पे जब कांस्टेंट आएगा तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आएगा कि यूनिवर्सल लिक्विड कांस्टेंट आएगा? और अगर यूनिवर्सल लिक्विड कांस्टेंट आता तो यहां पे आर लेंगे कि कुछ और वैल्यू लेंगे? आर क्यों लेंगे बेटा? ये गैस है क्या? गैस है क्या? नो सर, ये इज लिक्विड, तो यहां पे क्या लेंगे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या कौन सा कांस्टेंट? बोलो, लिक्विड कांस्टेंट ना। बोलो यही है पक्का? सर आर इसलिए लेते हैं, यहां पे एक्चुअली आर ना आकर के क्या आता है, पाई इक्वल टू CST आता है। क्या आता है? CST, यूनिवर्सल लिक्विड कांस्टेंट आता है, लेकिन जो S की वैल्यू होती है और R की वैल्यू होती है सेम होती है, इसलिए ले आता है। बराबर है कि नहीं बराबर? तो मुझे बात पता चल गई पाई इक्वल टू CRT। तो ऐसे बताना क्या था इसके अंदर जब यही वैल्यू थे? अरे बता रहे थे ताकि कोई पूछे तो आपको याद रहे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इसी में से केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे ना कुछ टाइम बाद, है ना। और फिर जैसे मैं जहां पढ़ाया हूं, जहां पढ़ा हूं, तो मैं उसका नीचे नाम लिखता हूं एक्स, वहां का तुम लोग क्या लिखोगे? एक्स एंडिसराइट, अच्छा एक्स वर्टेक्सियन लिखोगे। अच्छा तो सी को क्या लिख सकते हैं बेटा? मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख सकते हैं बेटा? मोल ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या? वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और इनटू में क्या? आर, और इनटू में टी। मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या लिखता हूं बेटा? पाई इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में आर, और इनटू में टी। और अगर ये ml में है तो इसको किस में ले लेंगे बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बराबर है। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज ऑल्सो द मेथड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फॉर स्पेशली माइक्रोमोलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है,
और 25-30, अब तुम 100 डिग्री पे तुम पानी पे उसको तुम डेल्टा टीबी से भी तो निकाल सकते थे, लेकिन अब 100 डिग्री पे पता लगा तुम कोई माइक्रोमोलिक्यूल ले लिए, मान लीजिए प्रोटीन वोटीन पता कर रहे हो कि हमने प्रोटीन उठा के डाल दिया, तो 100 डिग्री पे डीनेचर नहीं हो जाएगा, 0 डिग्री पे डीनेचर नहीं हो जाएगा, तो क्या वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है? नहीं हो पाएगा वहां पे, है ना, वहां पे तो खराब ही हो जाएगा। भाई हम कोई सामान को चेक करने का मतलब ये थोड़ी कि उसको खराब करके चेक करेंगे। भाई हम लैपटॉप लेके आए तो हमारा लैपटॉप बढ़िया है कि अच्छा है खराब है, मैं कैसे चेक करूंगा? पहले तोड़ूंगा, उसका हार्ड डिस्क निकालूंगा, देखूंगा अच्छा था, वो है थोड़ी फिर था, है ना। तो आप कोई चीज चेक करना चाहते हैं तो इफ यू वांट टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मतलब क्या है बेटा? सिंपल सिंपल से यहां पे बात कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं बराबर? और ये हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये हमारे पास में लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? चलो कुछ थोड़े थोड़े बातें हम लोग और बता देते हैं। सर हमारे पास में जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसका? हमारे सेल का। हमारे सेल का जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.9% W/V। जैसे मेरा जो सेल है बेटा, मेरा ये सेल है, एक ब्लड सेल है, इसका कंसंट्रेशन जो माना जाता है कितना माना जाता है? 0.9% W/V ऑफ NaCl सॉल्यूशन। क्या होता है? W/V ऑफ NaCl सॉल्यूशन। डन। 0.9% W/V ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक। अब हमारे पास में 3 तरीके का सॉल्यूशन है, 1, 2, 1, 3। मैंने एक बार यहां लिया, एक बार यहां और एक बार यहां। ठीक है, यहां पे जो सॉल्यूशन है वो मोर देन 0.9% है W/V ऑफ NaCl, है ना, मतलब समझ गए कि नहीं? और यहां पे जो है वो क्या बेटा? इक्वल टू 0.9% W/V है ना, और यहां पे लेस देन है 0.9% W/V। अब 3 कंडीशन है, अगर ये 0.9V है और यहां जो सॉल्यूशन है 0.9 से ज्यादा है, तो क्या इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल से कि नहीं है? तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। क्या बोल देते हैं? हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक है तो बताओ अब यहां पे वाटर का मूवमेंट क्या होगा? सेल से अंदर कि सेल से बाहर? मूवमेंट ऑफ वाटर सेल से बाहर होगा। अगर यहां पे कम है तो ये वाला सेल ज्यादा कंसंट्रेटेड है कि नहीं? तो सेल के अंदर होगा कि नहीं होगा? बताओ, सेल के अंदर होगा कि नहीं होगा? तो अब ये 2 बात तो समझ में आ गई। तो यहां पे क्या होगा? सेल से पानी निकल रहा है तो सेल विल श्रिंक, और यहां पे सेल के अंदर पानी जा रहा है तो सेल विल टर्जिड या फ्लैसिड। ये तो होता है कि नहीं होता है? तो सेल क्या होगा? फूलती जाएगी। अच्छा यहां पे क्या होगा भैया? जब दोनों बराबर तो पानी अंदर जाएगा क्या? नो सर। और पानी बाहर आएगा क्या? गलत बात, पानी अंदर जाएगा भी, पानी अंदर से आएगा भी, लेकिन जितना जाएगा उतना आएगा। तो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, बट मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। बराबर है कि नहीं बराबर? तो 1, 2, तीनों कंडीशन समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक। और इसका क्या होगा बेटा? जब सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। और इसको क्या बोलते हैं? मुझे एक तरीके की तबीयत खराब रहती है हमारी जनरली, ज्यादातर डेली शाम को होता क्या है, मेरे पैरों में स्वेलन आ जाती है। मतलब जब ज्यादा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हो जाती है, जैसे 8-10 घंटा क्लास हो गई एक दिन में, तो पैरों में स्वेलन आ जाती है। मतलब ये सॉक्स वगैरह जहां लगते हैं ना, वहां पे अपने आप स्ट्रिप्स दिखने लगती है कि हाँ पैर सूज गया। कभी कभी लगता है कि मोटा हो गया हूं, लेकिन वो लगता है कि नहीं नहीं सूजा है। ठीक, क्योंकि सुबह फिर पतले हो जाते हैं। इस तरीके से थोड़ी कोई मोटा होता है, रात में मोटे हुए सुबह पतले हो गए, ये होता है कि नहीं? अब ये जो है, अब हमको पता क्यों नहीं चलता? आई डिडंट फील पेन। तो आपको पता है ये बात, एडिमा नाम का शब्द सुना है कि नहीं सुना है? ठीक, एडिमा क्या होता है बेटा? जब प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हो जाती है हमारे अंदर, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हो जाती है तो क्या होता है, जो सेल होते हैं ना, तो सेल काफी थक चुके होते हैं, सेल के मेम्ब्रेन काफी थक चुके होते हैं। तो वहां से क्या होता है, वाटर निकल निकल के बाहर आकर के आ जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? वाटर का इंटेक क्या करते हैं? वाटर का इंटेक क्या करते हैं? और ये कह सकते हो सेल के अंदर कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाता है। तो क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज होते हैं ना, टिश्यू के बीच में पानी बढ़ता जाता है। तो पानी जब भर जाएगा तो क्या होगा? स्वेलन अपने आप आ जाएगी, स्वेलन अपने आप आ जाती है। ठीक है, लेकिन कोई पेन नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है। तो इडिमा क्या होता है? स्वेलन ही होता है, लेकिन विदाउट पेन, स्वेलन विदाउट पेन, और उसको क्या बोलते हैं? इडिमा बोलते हैं। और एक होता है स्वेलन विथ पेन, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन के लिए आपको, इन्फ्लेमेशन जब भी होता है तो उसकी 3 कंडीशन होती है, रुबोर, कलोर, डलोर। हाँ मतलब नहीं जानते होगे, कोई बात नहीं, एमबीबीएस जब करोगे फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे तब पता चलेगा। रुबोर, कलोर, डलोर 3 तरीके का प्रोसेस होता है। अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, अगर दर्द हो रहा है, हाथ सूजा है, जैसे जब मधुमक्खी काटती है, काटा कभी मधुमक्खी ने?
नहीं काटा है, काटेगी कभी ना कभी। अब इतनी दुआएं तो दे ही सकता हूँ। ठीक, हम लोग के साथ तो होता है, बाइक से चलते रहो, हेलमेट के अंदर घुस जाती, फिर यहाँ काटती है, यहाँ काटती है। ठीक है, तो आप क्या करते बेटा, अब मान लो मधुमक्खी काटी है, तो मधुमक्खी जब काटेगी तो आप देखेंगे वहां पे सूजन आएगा, स्वेलिंग आएगी कि नहीं, और अगर स्वेलिंग आएगी तो वहां पे रेडनेस भी आएगी, और अगर रेडनेस आएगी तो वो पार्ट के अंदर पेन भी होगा। अगर पेन होगा तो वहां पे टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इन्फ्लेमेशन तभी होगा जब रुबोर, कलोर, डलोर तीन चीज हो। रुबोर मतलब रेडनेस, और कलोर मतलब, छोड़ो कलोर मतलब न जानो, डलोर मतलब तुम भी न जानो। ठीक है, अगर वो साइंटिफिक टर्म है, नहीं बता पाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास। तो हमारे पास तीन तरीके के सॉल्यूशन हो गए, हमारे पास इडिमा भी हो गया, और हमने कहा कि एक रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, पता है कि नहीं? रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी पिया है घर पे? पानी पीते हो, घर में आरओ आरओ लगवाया है कि नहीं लगवाया है? अरे आरओ आरओ लगा है कि नहीं लगा, कभी बोलो, आरओ वगैरह लगवाओ ना बेटा। चल, तो आरओ वगैरह लगा होगा। ठीक, आरओ वगैरह घर में, अरे जिसके घर में नहीं लगा है कोई बात नहीं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आरओ वगैरह देखा होगा। सर अगर आरओ देखा है, मैं एक बार बना के दिखा भी देता हूं थोड़ा सा, सुन लो। ऐसे होता है आरओ, ये देखो, ये है आरओ, ऐसे तो होता है। यहां पर टंकी लगी होती है, यहां पे टंकी लगी होती है, ये तो होता है कि नहीं होता है? यहां पे क्या होता है? अरे छत पे रखी होती है जो टंकी, ऐसे ही होती है जनरली, बराबर है कि नहीं? हाँ हाँ, तो अब तुम एक बार बताओ, अब यहां पे तुमने पानी निकाला, इसके अंदर पानी आ रहा है कि नहीं? तो ये पानी कहां से आ रहा है? सीधा समुद्र से आ रहा है? तो हमारे तो टंकी से आता है, आपके घर पे समुद्र से आता है। अरे बेटा इसको सी वाटर ही बोलते हैं, है ना? सी वाटर डायरेक्ट है कि नहीं है? अच्छा सी वाटर है। अब तुम जो पानी पीते हो, क्या हो गया भाई? अब जो तुम पानी पीते हो, आज तो 4 बज गया, पता ही नहीं चला है। हाँ, कि 3 ही बजा है? अच्छा 3 बजा है, चलो तब तो ठीक है। सुनो, अब एक बार बताओ, साफ पानी कहां होता है? जिधर तुम पी रहे होते हो कि इधर? जिधर से पी रहे हो तो इधर से पानी गिरता है ना, ये तो है साफ पानी वाला। और साफ पानी नहीं, साफ पानी, साफ पानी कौन पीता है? 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 साफ पानी पीता है? हमने देखा नहीं बेटा, एक बार देखा तो तुम पी तो रहे थे, ठीक है, अभी भी पी रहे थे, तुमको तो मैंने कई बार पीते हुए देखा है, ठीक है, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि कोबरा है या नाग है, अजगर है। चलो इधर देखो, आ जाओ। अब एक बार बताओ, पानी यहां से आ रहा है, सी वाटर यहां आ रहा है कि नहीं? अरे सुनो, सी वाटर यहां है, कौन कंसंट्रेटेड होगा ज्यादा? सी वाटर कंसंट्रेटेड होगा, बराबर कि नहीं बराबर? सी वाटर कंसंट्रेटेड होगा, तो वाटर का मूवमेंट, अब इधर कंसंट्रेटेड, ये कंसंट्रेटेड है ना, तो मूवमेंट ऑफ वाटर इधर से इधर होगा ना, ये लेस कंसंट्रेटेड है ना, तो इधर से इधर होगा। तो आरओ की जो टंकी होती है जहां से पानी निकालते हैं, वहां से पानी निकल करके हमारे दूसरी वाले चैम्बर में चला जाएगा कि दूसरे वाले चैम्बर से इसमें आता है? आता तो इस चैम्बर से इसी में है ना। और यहाँ पे हमारे हिसाब से होना क्या चाहिए? इसमें साफ पानी होता तो साफ पानी वाला तो इधर जाना चाहिए ना, होना तो ये चाहिए कि नहीं? अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा होगा तो जो पानी तुम भर के रखे हो, थोड़ा बहुत बचा के रखे हो, वो वापस चला जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ कहाँ आ पाएगा? आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो पानी जब जा रहा होगा, पानी जब जा रहा होगा तो इसका जो प्रेशर लगेगा, पाई लगेगा कि नहीं लगेगा? पाई लगेगा कि नहीं, जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है। हमने क्या किया, जो आरओ बनता है, आरओ मशीन जो लगता है, उसके अंदर बल्ब उसमें जो है कनेक्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी से कि नहीं कनेक्ट करना पड़ता है? तो ये तो एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। ये मेम्ब्रेन लगाइए, कहते नहीं मेम्ब्रेन खराब हो गया है, ये हो गया,
ये मेम्ब्रेन लगाइए, पानी सीधा इधर से इधर आ जाएगा, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक टिल्लू द्वारा प्रेशर क्रिएट करते हैं। टिल्लू मानते हो कि नहीं, टिल्लू पंप छोटा सा अंदर ही रखा होता है। अरे जो हम लोग उसमें भी करते थे, मोटर कह दो, मोटर लो, मोटर हम लोग यहाँ पे कुछ लगाते हैं कि नहीं। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी जब कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, एक प्रेशर जनरेट करता है। और प्रेशर कितना जनरेट करेगा, जितना इधर से लगना चाहिए था उससे ज्यादा। मतलब ये जो प्रेशर जनरेट करेगा, इसका पी जो होगा वो ग्रेटर देन पाई होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो जब इधर से प्रेशर ज्यादा होगा तो जो वाटर का मूवमेंट इधर हो रहा था, क्या अभी इधर होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। तो इस गंदे पानी से जितना साफ पानी होगा, मूवमेंट तो वाटर का ही होगा, H2O का ना, तो वो H2O इधर भागने लगेगा कि नहीं। और वाटर अगर भागने लगेगा तो आप बताओ बेटा मुझे कि हमें इस चैम्बर के अंदर पानी यहां से निकल करके यहां आने लगेगा कि नहीं लगेगा। ये ऑस्मोसिस हो रहा है कि ऑस्मोसिस का उल्टा हो रहा है। तो पानी जो पीते हो वो क्या बोलते हैं कि दिस इज आरओ सिस्टम, आरओ बेस्ड हमारे पास यहाँ प्यूरिफायर लगा, आरओ प्यूरिफायर लगा, तो यही तो है। अब क्या बोलते हैं कि आरओ है प्लस में यूवी है, तो यूवी क्या, अब इसमें बैक्टीरिया छोटे मोटे रह जाएंगे, तो क्या करते हैं इसी के अंदर उठा करके लाइट भी डाल देते हैं। कौन सी लाइट डाल देंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करता है, बैक्टीरिया को मार के खत्म कर देता है। तो सब बैक्टीरिया जो है, हाँ सब यही खत्म हो जाते हैं। अब ये पानी जो होगा ना, इस पानी से साफ पानी चला जाएगा, तो गंदा वाला पानी बचता है कि नहीं। तो गंदा वाला पानी मतलब क्या, गंदा क्या, उसके अंदर नाले से थोड़ी निकल के आया है, साफ ही पानी आता है ना सी वाटर से। नाले वाला फिर प्यूरिफाई करके तब भेजा जाता है हम लोग के पास। जैसे हम लोग यहाँ नरही में जितने लोग पानी पीते हैं रहते हैं, ठीक है, अरे नरही वाले जितने लोग हैं, ठीक, उनको पानी कहाँ से आता है बताऊं आपको, कुकरेल नाला देखा कि नहीं। कुकरेल नाला के पास आप चले जाइए, जितनी स्मेल आती है कुकरेल नाला में, आप खड़े नहीं हो सकते कुकरेल नाला के पास। देखा कभी कुकरेल नाला कि नहीं। आप कभी जब लेखराज की तरफ जाएंगे तो लेखराज में बीच में रास्ते में कुकरेल नाला पड़ता है, बहुत स्मेल आती है वहां से। वही पानी, या कह सकते हो सब जगह से पानी निकल करके वहीं जाता है कुकरेल नाला में। और कुकरेल नाला से पानी निकल करके जीएमओ के पीछे जो है एक इलाका भी बन रहा है, जिसको हम लोग जीएमओ के सामने जो बन रहा है, वहां पे वाटर प्यूरिफायर सिस्टम जो हम लोग सेडिमेंटेशन और ये सब जो प्लांट लगते हैं ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं, वही सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब सीवेज का निकला पानी सब उसका ट्रीटमेंट होता है। और ट्रीटमेंट के बाद सबसे पहली जो डिलीवरी होती है वो कहाँ होती है, नरही में, ठीक है। और नरही के लोग बढ़िया उसको पीते हैं मस्त। किसी को पता चलता है क्या नाले पानी पियो, पीते ही नहीं है। हम तो सर यहाँ से खरीद के पीते हैं, नवल किशोर रोड से, छोड़ो। तो सारा पानी वहां आता है, ठीक। अब पानी हमारे पास प्यूरिफाई करके टंकी में आ गया। फिर हमारे पास में आजकल नरही में, अभी तो आप लोग के समय है, आप लोग के टाइम पे समझ लीजिए पानी का बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है। नरही के अंदर हर हॉस्टल्स के अंदर आरओ लग गया है, मशीन लग गया है। नहीं तो एक समय हमने वो भी देखा है, जो आप आएंगे कभी चिड़ियाघर से जब निकलेंगे तो जो जू के सामने एक कोना कोना सा पार्क बना, तिकोना पार्क टाइप का, देखा कभी, वहां पे एक टिल्लू समरसीबल चलता था। समरसीबल रात में 8 बजे उसका टाइमिंग होता था, ठीक है। मैं आप 2015 की बात बता रहा हूँ, 15-16 की। 8 बजे उसकी टाइमिंग होती थी कि 8 बजे टाइमिंग पे उसकी पानी चलाया जाएगा। और जब 8 बजे टाइमिंग होता तो सब लोग के पास जो 5 लीटर वाला जार होता है ना, 5 लीटर वाला, सब लोग, हम लोग भी ऐसे खड़े होते थे लाइन लगा करके, 200-250 लोग ऐसे लाइन से लगे होते थे कि थोड़ा थोड़ा पानी भर करके रात भर पीने का इंतजाम करना होता था। तब आजकल पानी आजकल जो मिल जाता है ना, अगर आरओ है तो ठीक है, नहीं तो फोन किया भैया 1 जार पानी दे देना, आजकल चलता है ना ये। तब ऐसा कुछ नहीं चलता था। और तो उस टाइम पे बोला भी जाता था कि अगर कभी किसी को चेक करना है कि हाँ हमारी तबीयत सही है कि नहीं सही है, ठीक है, तबीयत सही है कि नहीं सही है, तो आपको 2 काम करना है। 2 काम करना है, आपको डॉक्टर के यहाँ चेकअप नहीं करवाना है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाना है, आपको नरही में 1 महीना रहना है और यहाँ हजरतगंज की पूड़ी खानी है। अगर आप बच गए और ठीक ठाक हैं, कोई बीमारी नहीं हुआ, तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है आपकी, ठीक, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, पक्की बात बता रहा हूँ। कोई ऐसा लड़का हुआ ही नहीं होगा या कोई लड़की इस क्लास में जो भी बैठे हैं नरही में अगर रहे होंगे तो जैंडिस और टाइफाइड से बचे ही नहीं होंगे, ठीक है। अभी तो खैर ठीक है, अरे अब तो पानी मिल रहा है ना साफ साफ, अब क्या होगा। हाँ, तो ये है आरओ सिस्टम हमारा, ठीक है, ये आरओ सिस्टम है। आरओ सिस्टम का एग्जांपल हमारे पास बताया ना मैंने कि मम्मी घर में यूज करती हैं। मम्मी क्या करती है, पिकल्स बनाती हैं, अचार बनाती हैं, अचार के अंदर वो डाल देती हैं। वो जानती है ना कि हमको पानी वो आएगा हमारे यहाँ रहने के लिए, मैं उसका पानी निकाल लूंगी। मम्मी को पता है बैक्टीरिया का सब पानी निकाल के अंदर मार डालती है, फिर अचार अपना हम लोग निकाल के खाते हैं, ठीक। आप विल्टेड फ्लावर, जो फ्लावर सूख जाते हैं, ठीक है, फ्लावर सूख जाते हैं ना, उसके ऊपर पानी डालिए तो फिर से रिवाइव हो जाते हैं, खिलाते हैं, दोबारा खिलाते हैं। तो वो भी क्या होता है, उनके अंदर ऑस्मोसिस हो जाता है, दोबारा फिर से उनके अंदर जान आ जाती है, उनको जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है मिनरल्स का, उनको मिल जाता है। ये सब एनसीईआरटी में एग्जांपल लिख रखे हैं। तो ये सब हमारे पास में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो मुझे पढ़नी थी, ठीक। ये तो रहा हमारे पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बैठो भैया, अभी कहाँ चल रही है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, हाँ, ठीक। अब बात करते हैं हमारे पास एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। बेटा हमने यहां पे लिया, सुनो यहां पे,
हमने यहाँ पे लिया क्या, मान लो यहाँ पे हमने पानी लिया और हीट करना शुरू किया, तो इसका वेपर प्रेशर तो कुछ ना कुछ निकल रहा था, हमने उठा करके नमक डाल दिया। हमने नमक डाल दिया, क्या मैंने बोला कि एक, मान लीजिए एक पार्टिकल डाला NaCl का, कितना, एक पार्टिकल NaCl का डाला, और मैं जब सोचा कि पानी में जब गया होगा तो एक पार्टिकल की वजह से इसका जो भी वेपर प्रेशर डिक्रीमेंट हुआ होगा वही हुआ होगा, ये तो आया होगा कि नहीं। लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर एक मोल की वजह से नहीं आता है, एक मोल की वजह से नहीं आता, क्योंकि NaCl जब पानी में जाएगा तो किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में, किस में टूट जाएगा, Na+ और Cl-। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये दो पार्टिकल हो गए हैं। और आपको ये बात पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड नॉट अ नेचर ऑफ सॉलिड, या क्या लिया इस पर डिपेंड ही नहीं करता, कितना लिया इस पर डिपेंड करता है। अगर कितना लिया है, अगर इस पर डिपेंड करता है बेटा, तो आप बताइए यहाँ पे 2 हो गया कि नहीं हो गया। और आई क्या होता है, आई को हम लोग क्या बोलते हैं, एक चीज होता है आई, आई मतलब क्या होता है कि आप चेक कर लीजिए, आई क्या है, मोल आफ्टर, मोल या नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल आफ्टर डिसोसिएशन, क्या बोल सकते हैं बेटा, मोल आफ्टर डिसोसिएशन, या अपॉन में क्या, मोल बिफोर डिसोसिएशन, ये बात बोल सकते हैं कि नहीं, मोल बिफोर डिसोसिएशन। अगर ये 2 बात बोलते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इनिशियली इसके पास में कितना, अगर ये 100% डिसोसिएट हो जाए तो, अगर ये 100% डिसोसिएट हो जाए तो, मतलब 100%, एक लिया 2 टूट गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक लिया था 1.5 ही टूटा था, अरे भाई इलेक्ट्रोलाइट है ना ये, तो इलेक्ट्रोलाइट तो 100% टूट रहा है ना, तो अगर एक लिया था तो 2 टूट गया, तो 2/1, तो क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2/1 पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है, मतलब सोचा था 1 लेकिन निकल कितना रहा है 2। अच्छा होता क्या है, I इज इक्वल टू चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा, I इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या बेटा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपने ऑब्जर्व किया, और एक होता है कैलकुलेटेड, है ना बेटा, कैलकुलेटेड। अच्छा तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो किसने, एक पार्टिकल की वजह से थी कि 2 पार्टिकल की वजह से, एक पार्टिकल या 2, एक की वजह से, और आपने यहां पे आई कितना आ गया, 2 आ गया, आई कितना आ गया, 2 आ गया, बराबर है कि नहीं, आई कितना आ गया 2। अगर आई 2 आ गया और तुमने कैलकुलेट 1 किया था, तो क्या कैलकुलेटेड से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, कैलकुलेटेड से ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, और कितना ऑब्जर्व करो, जितना आई आया, तो कैलकुलेटेड इनटू में आई, कैलकुलेटेड कौन सा है, नॉर्मल, और ऑब्जर्व जो किया वो कैसा, एबनॉर्मल, तो कैलकुलेटेड इनटू में आई अगर कर दें तो क्या मैं बोल सकता हूं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं कि नहीं। तो मैं अगर बोलूं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं कि नहीं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि नहीं, ध्यान से सुनना। और मैं एक फार्मूला एक तरीके से बता सकता हूं, बस खाली कुछ ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं इसके अंदर। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनो, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, सर एबनॉर्मल को मैंने बोला कि सर जो भी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्या है बेटा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, कैलकुलेटेड ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी हैं सर, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इनटू में जो आई आया था, क्या इस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी अगर हम बोलें कि RLVP क्या होगा सर, एबनॉर्मल की बात करें, RLVP क्या होगा, तो सर आई और इनटू में, आई इनटू में RLVP जो वो निकला था कि नहीं निकला था, n इनटू में, n अपॉन में कैपिटल N फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये तो था। अगर मैंने बोला कि सर डेल्टा TB इस बार क्या होगा एबनॉर्मल वाले का, तो सर I और इनटू में मोलैलिटी, ये तो होगा कि नहीं होगा। अगर मैंने बोला हाँ I इंटू KB इंटू में मोलैलिटी, यही होगा कि नहीं होगा, और यही तो डेल्टा TB भी था ना। और अगर मैंने बोला डेल्टा TF, अगर डेल्टा TF तो क्या होगा, I इंटू में KF और इंटू में मोलैलिटी, बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर मैंने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो सर पाई क्या होगा, तो सर I इंटू में CRT। सुनो अब मैं एक बात बोलूं कि सर सही तरीका तो यही है फार्मूले का। अभी हम बता रहे थे तो आई नहीं बता रहे थे, क्यों नहीं बता रहे थे, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, एक डालोगे एक ही रहेगा, एक डालोगे एक ही रहेगा, बराबर है कि नहीं, एक डालोगे तो एक ही रहेगा। लेकिन क्या मैं ये बात बोलूं, सुनो, क्या मैं एक बात बोल दूं, सिंपल बात बोल दूं कि सर आई जो है ना डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो एक से ज्यादा होगा, अगर टूटने वाला है तो एक से ज्यादा होगा, नहीं टूटने वाला है तो एक होगा। तो मैं फार्मूला यही रखूं हर जगह। अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हम लिख देंगे कितने में टूट रहा है, अगर नहीं होगा
नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो आई की वैल्यू 1 रख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? जो तुमने सोचा वही तो है कि नहीं? तो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने का सिंपल तरीका यही है कि ये, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ा, सुनो साहब भाई सुनो ध्यान से, अगर मैंने बोला कि अगर आई बढ़ा, क्या बढ़ा? अगर आई बढ़ा तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर आई बढ़ाओगे तो आरएलबीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा आरएलबीपी, आई बढ़ाने से आरएलबीपी बढ़ेगा, आई बढ़ाने से डेल्टा टीवी बढ़ेगा, आई बढ़ाने से डेल्टा टीएम बढ़ेगा, आई बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, सब बढ़ेगा कि नहीं? तो ऑन इंक्रीजिंग आई मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज। मैं 5-6 टर्म बोलता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, आई बढ़ाने पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी कि नहीं? आरएलबीपी इंक्रीज, डेल्टा टीबी इंक्रीज, डेल्टा टीएम इंक्रीज, ऑस्मोटिक प्रेशर पक्का। बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा? वेपर प्रेशर का क्या होगा? इज दैट वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? नो सर। Relative loading in vapor pressure is a qualitative property? Yes sir. Is that boiling point is a qualitative property? No sir. Elevation in boiling point is a qualitative property. Is that depression in freezing point is a qualitative property? Yes sir. Freezing point is not a qualitative property. बात बराबर है कि नहीं? जो मैंने 4 सिखाए, RLBP, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ और पाई, these are the qualitative property. अगर मैंने बोला relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, तो आई के आने से वेपर प्रेशर और घटेगा ही ना, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट हो गया। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोला? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है ना, एलिवेट हुआ है। क्या हुआ? एलिवेट हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है? एलिवेट हुआ है। तीसरा मैंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होगा ना, आई बढ़ा तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी बढ़ेंगी, लेकिन वेपर प्रेशर घटेगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा, बाकी सब बढ़ेगा। वेपर प्रेशर तो घटता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट तो घटता है ना, बाकी सब बढ़ेंगे। बराबर है कि नहीं बराबर है? लेकिन कई बार बोल देता है कि सर अल्फा कैसे, अगर बोलेगा कि ये आपने ये बात बोला, हर बार बोल दिया ना मुझसे, सर बोला कि NaCl है, सर बोला NaCl का आई कितना होगा? सर आंखों से देखा और मैंने बोला कि ये कितना होगा? 2। सर मैंने बोला KC, अगर मैंने बोला BaCl2 है, सर ये कितना होगा? आई से आंखों से देखा कितने में टूट रहा है? 2 1 3, सर आई की वैल्यू 3 हो गया। लेकिन डिपेंड करता है, अगर बोल दिया कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये अल्फा, मतलब ये 85% टूटता है, ज्यादा नहीं टूटता है, तब तो रह जाएगा ना, तब तो रह जाएगा ना। तो अल्फा अगर दे रखा हो तो आई नहीं निकाल सकते। याद है ना, मूवी देखा है कि नहीं देखा है? कभी आर्मी वालों की मूवी देखा है? जब आर्मी रहती बोलते हैं अल्फा इन बीटा इन, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अल्फा इन I-1 और N-1, अल्फा इन। अगर मान लो किसी का दे रहता कि अगर मैंने बोला कि सर मान लीजिए हमारे पास AlCl3 है, अगर AlCl3 है तो बताओ AlCl3 है और 2 कंडीशन है, अगर अल्फा 50% है, कितना है? अल्फा 50% है, तो आई कितना होगा? और अगर अल्फा 100% है तो आई कितना होगा? सर अल्फा अगर 100% है तो रख के देख लें, अल्फा 100% बोले तो 1, और AlCl3 मतलब N क्या होता है? N क्या होता है? सर कितने आयंस में टूट सकता है? कितने में? 3 और 1 4 में टूट सकता है। तो 3 की 4 में? 4 में ना, तो 4 - 1 कितना हो गया? 3 ना, 4 - 1 कितना हो गया? 3, और अल्फा 100% है तो 100/100 तो 1 ही होगा ना, तो 3 इंटू में 1 कितना हो गया? 3, और 1 माइनस इधर जाएगा तो कितना हो गया? 4, तो आई की वैल्यू कितना? तो 100% पे तो जो बोला था जितना नंबर ऑफ आयन होगा उतना ही होगा कि नहीं होगा? कितना हो गया? 4। लेकिन इस बार कितना बोला? अल्फा 50%। अगर अल्फा 50% है तो 50% का मतलब 0.5, और इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी निकालनी है? -1। एन कितना है? 4, और 4 - 1 कितना हो गया? 3, और 3 इंटू 1.5, ये कितना हो गया? 1.5, और ये कितना हो गया? आई, और -1 इधर जाएगा तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया? 2.5। तो क्या हर बार जरूरी थोड़ी है कि आई पूरा 100% ही टूटे? जरूरी नहीं है। हम देख सकते हैं अल्फा अगर दे रखा होगा तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर 100% है तो जितने आयंस में टूटेगा उतना, और अगर अल्फा दे रखा तो इससे अल्फा निकाल लेंगे। बराबर है? और कैसे निकालेंगे? अल्फा निकालने का वैल्यू कैसा होता है? अल्फा इन। क्या होता है? अल्फा इन मतलब I-1 और N-1, ये तो है I-1 और
n-1। कई बार बोल देता है क्वेश्चन डिसोसिएशन का नहीं एसोसिएशन का हो गया है। तुमने डाला था 5 मोल और अंदर जाकर के एसोसिएट हो गया, बस हो गया कितना गया, 2 ही मोल हो गया। अगर 2 हो गया है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल या नेचर ऑफ पार्टिकल। तो अगर 5 था, 5 से 3 ही रह गया, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि 3 रह गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या करें हम, एसोसिएशन हो गया। तो क्या सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी? तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोल दे कि कितने परसेंट एसोसिएशन हो गया है, तो उसका अल्फा निकालने का तरीका क्या होता है? अगर लिख जाएगा एसोसिएशन तो इन ही होता है, i-1 होता है, लेकिन इस बार 1 नहीं, इस बार 1/n-1 होता है। ये किसके लिए है? एसोसिएशन के लिए। किसके लिए? ये एसोसिएशन के लिए। और ये किसके लिए है? डिसोसिएशन के लिए। किसके लिए? डिसोसिएशन के लिए। बराबर है कि नहीं बराबर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? ठीक। तो हमारे पास में पूरा ओवरव्यू अगर देखा जाए तो मैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता दिया हूं। हम कह रहे हैं क्यों नॉर्मल क्यों पढ़ना, हम एबनॉर्मल ही पढ़े ना, आई को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने बोला यूरिया है, तो आई का वैल्यू कितना होगा? 1। अच्छा सुनो, अब मैं तुमको एक बात बताऊं, मैंने बोला सारा सॉल्यूशन एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन है मुझे सब जिसका कंसंट्रेशन सेम है, और एक है यूरिया। क्या है बेटा? अगर मैंने बोला यूरिया है, मैंने बोला एक हमारे पास क्या है? यूरिया है, एक यूरिया है, एक हमारे पास NaCl है। क्या है? NaCl है। और हमारे पास क्या है? BaCl2। क्या है बेटा? BaCl2। और हमारे पास है AlCl3। क्या है? AlCl3। और हमारे पास K4FeCN6 है। क्या है? K4Fe और CN6 है। बराबर है कि नहीं? K4FeCN6 बराबर। अब मेरे पास में बोलूं बेटा कि सर आप बताइए कि आप इसमें RLBP बता सकते किसका ज्यादा होगा? RLBP। और ये है 1, ये क्या है? 1, और ये क्या है? 2, और ये क्या है? 3, और ये क्या है? 4, और ये क्या है? 5। बराबर है कि नहीं बराबर? सर आप बताओ RLBP बता सकते हैं? सर डेल्टा टीबी बता सकते हैं? सर डेल्टा टीएफ बता सकते हैं? डेल्टा टीएफ बता सकते हैं? सर पाई बता सकते हैं? सर बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं? सर फ्रीजिंग पॉइंट बता सकते हैं? सर वेपर प्रेशर बता सकते हैं कि नहीं? सर हमको अगर सारे सॉल्यूशन सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं इट डिपेंड अपॉन, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन आई, डिपेंड अपॉन आई, और आई इसके अंदर अगर कुछ नहीं दे रखा तो 100% मानोगे कि नहीं? तो क्या ये कितने आयन में टूटेगा? यूरिया टूटता है क्या? नो सर। NaCl टूटता है? यस सर, 2 में। और यहाँ पे BaCl2 3, और यहाँ AlCl3 4, और यहाँ K4FeCN6 5। बराबर है कि नहीं बराबर है? अगर ये बराबर है तो बताओ 5 वाले का सबसे ज्यादा होगा RLBP की नहीं? क्योंकि ये सारी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कभी भी आई बढ़ेगा तो हाई है। सबसे ज्यादा 5, फिर क्या होगा? 4, और फिर 3, और फिर 2, और फिर 1। बराबर कि नहीं? सर सेम यहां पे भी, सेम यहां पे। सर पाई, सर सेम यहां पे। सब यही होगा कि नहीं होगा? अब बॉइलिंग पॉइंट के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये तीनों, सर इनकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बात बराबर कि नहीं बराबर? सर अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट तो नंबर ऑफ सॉलिड बढ़ाने से बढ़ता ही था। बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था? अगर बढ़ता था तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 5, और फिर 4, और फिर 3, और फिर 2, और फिर 1। सर फ्रीजिंग पॉइंट, सर फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता था क्योंकि डिप्रेशन हो रहा था ना। तो अगर घटेगा तो सबसे ज्यादा क्या? 1 और 2 और 3 और 4 और 5, यही तो होगा। सर वेपर प्रेशर भी क्या होगा? 1 2 3 4 और 5। बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा कि अगर NaCl लिया है, यूरिया लिया है, सेम कंसंट्रेशन लिया, बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सर आई से देख के बता देंगे सर NaCl का होगा, क्योंकि यूरिया तो इलेक्ट्रोलाइट है। मैं बोल सकता हूं कि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सर आई के ऊपर कौन कौन डिपेंड करता है? सर आई के ऊपर सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी डिपेंड करती हैं। और कौन डिपेंड करता है? और कौन डिपेंड करता है? डेल्टा टीबी भी डिपेंड करता है, डेल्टा टीबी भी डिपेंड करता है। और कौन डिपेंड करता है? सॉरी डेल्टा टीबी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है। बराबर। और सर आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है? सर फ्रीजिंग पॉइंट। कौन? फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। क्या मैं सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ठीक। और इसी के साथ पूरा चैप्टर हमारा लगभग समाप्त हो चुका है, मतलब लगभग समाप्त हो चुका है, खत्म ही हो चुका है। अब इस पे क्या करना है? क्वेश्चंस करने हैं हमको। ठीक है, क्वेश्चंस। तो इस संडे आप लोग का कोई टेस्ट रख दिया जाए, हाँ संडे को। तो चलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक कल भेज दूंगा, कब टेस्ट होगा, कैसे टेस्ट होगा। कल रात में आपको 8 बजे फिर एक वीडियो लेक्चर आप लोग को अवेलेबल होगा, जिसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा PYQ के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक, पूरा PYQ के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, आप उसको कर लीजिए। और एक हमारे पास अभी जितने भी चैप्टर हो जा रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास में 3 चैप्टर हो गए, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, रिडॉक्स हो गया है, और सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन बड़ा चैप्टर था इसलिए 3 लेक्चर में हुआ, 3 लेक्चर लगा ना इसके अंदर। ठीक, अगले वीक में हम लोग 2 चैप्टर उठाएंगे, 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगले हफ्ते में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर
और पीरियोडिक टेबल खत्म करेंगे। उसके अगले चैप्टर में फिर एक बड़ा चैप्टर लेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, उसको पूरा केमिकल बॉन्डिंग पूरा एक साथ कवर करेंगे, तो 5 लेक्चर में वो करेंगे उसको हम लोग बहुत अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग करेंगे ताकि आपको बहुत सारे टॉपिक स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग को एक चीज बता दे रहा हूं कि अभी क्या क्या अपडेट आने हैं आपके लिए, ये इसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर इसके टेस्ट के बारे में आपको बता दिया है, और आपका जो टेस्ट कब होगा ये रात में आपको मैसेज आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर दी जाएगी। कल पीवाईक्यू का क्वेश्चन आ जाएगा। अभी यूट्यूब पे आपको एक वीडियोस अवेलेबल होंगी जो मैंने बताया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। पीवाईक्यू आपको यूट्यूब से करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको किससे करना है, यूट्यूब से करना है, ठीक। एक मैं सुबह 8 बजे नेक्स्ट वीक से एक बैच शुरू करने जा रहा हूं, जिसके पास में टाइम होगा 8 से 10 सुबह 8 से 10। मैं उसमें क्या शुरू करूंगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन करूंगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पहले। तो जिसके पास टाइम होगा वो कर लेगा, या जब भी टाइम मिलेगा कर लेगा, नहीं भी मिलेगा तो पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे एज इट इज अवेलेबल रहेगा, ठीक है। जिसके पास अवेलेबिलिटी है कर ले, नहीं मिलेगा मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि कब से शुरू करने वाला हूं, क्योंकि शायद मंडे को मैं अवेलेबल ना रहूं, है ना, तो फिर आपको बताऊंगा जैसा भी होगा। चलिए आज की सभा यही समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन।